तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों की मजबूती और भारतीय बाजारों से जबरदस्त रिकॉर्ड बनने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। दिन की ऊंचाइयों पर नए रिकॉर्ड पर बाजार ट्रेड करते हुए और 36,000 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी भी। बड़े ब्रेकआउट, बड़ा एक्शन। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एसबीआई के नतीजों से नई जान आती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी में। फाइनेंशियल्स आज डेफिनेटली मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो सर बताएं फिर आने वाले 1.5 घंटे के लिए इस दूसरे रिकॉर्ड वाले दिन क्या है बड़ी बातें? दीप, लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा है और निफ्टी ने लगभग 16,300 के आसपास के लेवल छू लिए। एक तरह से आप कह सकते हैं 16,290 तक निफ्टी पहुंचा है। सेंसेक्स भी पहली बार 54,400 के पार निकलता हुआ नजर आया है। निफ्टी बैंक अब यहां पर एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत आते दिख रहे हैं। 36,000 के पार निकलने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो चुकी है। तो इस बार के पूरे रनअप में हमने 35,990 के आसपास का हाई बनाया था, इस बार उसे पार किया। तो 36,000 के पार निकलने की तैयारी बैंक निफ्टी की होती दिख रही है। रियल एस्टेट इंडेक्स, एफएमसीजी और सरकारी बैंक, ये 3 इंडेक्स नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी एसबीआई के नतीजों के बाद तेजी से उछलता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स हल्के से कमजोर है, 50 अंक नीचे, लेकिन यूरोप के बाजारों में ½ % तक की मजबूती का मामला बनता हुआ दिख रहा है। तो ये है दीपा इस वक्त का बड़ा एक्शन। जी बिल्कुल सर, और बड़ा एक्शन सर आज बैंक से ही आते हुए दिख रहा है। आप बात भी कर रहे थे कि अंडर परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी की और जब कैचअप करेगा तो बड़ी तरह से कैचअप करेगा, तो वैसा ही एक्शन बनते हुए दिख रहा है सर। पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी बाजार में आपको दिख रहा है, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स को निकाल दें तो फिर ज्यादातर जो इंडिसेस हैं, ज्यादातर सेक्टर्स हैं, वहां पर उतनी बड़ी गेन नहीं है। और निफ्टी की ब्रेथ भी देखें तो इस समय डिक्लाइन ज्यादा है, बट फिर भी बाजार में जो एक्शन बना हुआ है और फाइनेंशियल्स ने संभाला हुआ है, उसको कैसे देखें सर? बहुत कमी तो दीप ऐसा होता है आजकल की, जहां दिग्गज बढ़िया ट्रेड करे और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर और ब्रॉडर मार्केट में आपको थोड़ी सुस्ती, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखे। और ये दिन ही आज का और कल का दिन, यानी कि यस्टरडे, दिग्गज शेयरों के नाम का है। बड़ा ब्रेकआउट दिग्गजों में हुआ है, बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी में हुआ है, बड़े ब्रेकआउट की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में क्या गलत है अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी और दिग्गज शेयर आज ज्यादा एक्शन में है? मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़े ठंडे हैं, रहने दें। मेरे ख्याल से आज और कल 2 दिन हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आपको ठंडे नजर आए। आज और कल का एक्शन पूरा आप अभी भी, कल मतलब आने वाला कल, टुमारो, आज और कल 2 दिन का और एक्शन आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के बजाय दिग्गज शेयरों में देखिए। कल की हफ्ते की एक्सपायरी होने के बाद हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको साइडवेज ट्रेड करते हुए दिखे, शांत हो जाएं, थोड़ा वक्त बिताए इन लेवल्स के आसपास। लेकिन उसके बाद आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन फिर से भरपूर अगर शुक्रवार से होता हुआ दिखे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो ये न सिर्फ सेक्टोरल रोटेशन है, मार्केट कैप रोटेशन भी है। और जाहिर सी बात है कि बड़े ब्रेकआउट अगर आपको इंडेक्स में आते हुए दिखें तो नेचुरली बड़े दिग्गज शेयर भागेंगे, और हर वक्त आप हर एक स्टॉक तो खरीद नहीं सकते हैं। तो ये 1-2 दिन आपके लिए दिग्गज शेयरों पर फोकस करने का है। अब मतलब आप अप्रैल के महीने से मिड कैप शेयरों में इतनी तेजी देख रहे हैं, कभी लार्ज कैप शेयरों ने, कभी दिग्गज शेयरों ने, निफ्टी के शेयरों ने कभी कोई शिकायत की कि हम हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। सारा का सारा आपका फोकस लार्ज कैप शेयरों के बजाय मिड कैप पर है। वो 10-10, 15, 20-20% भाग जाते हैं, हम तो ऐसा कर नहीं पाते। तो अभी इनका भी दिन है दीप। आप देखिए क्या रिजल्ट है एसबीआई के, इतने तगड़े, इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, गजब के रिजल्ट हैं। प्रोविजनिंग, स्लिपेजेस, हर एक लेवल पर एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर देखें, बहुत ही कमाल के रिजल्ट है। ऐसे में मुझे लगता है कि एक्शन पूरा तेजी की तरफ है और वो दिग्गजों में। कल की एक्सपायरी तक व्यू आप दिग्गज शेयरों में बाय ऑन डिप्स का और पॉजिटिव बनाकर रखें, और उसके बाद वापस से इसी हफ्ते, मैं आपको फिर से कह रहा हूं और स्ट्रांगली कह रहा हूं और बार बार ही कह रहा हूं, इसी हफ्ते दीप वापस से आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में वही चाल देखने को मिलेगी जो देखने के आप आदी हैं, यूज्ड टू हैं, हैबिचुअल हैं। इसलिए अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं कि हर वक्त आपको हरे निशान में सब कुछ दिखे, या मेरे भाव से कुछ भी नीचे जा नहीं सकता, जाना नहीं चाहिए, ऐसा तो कभी होता नहीं, तो फिर थोड़ा आप ओवर एक्सपेक्टेशन में हैं। और मुझे लगता है अगर 1 या 2 दिनों का व्यू आपका है, शांति से अच्छे मिड कैप शेयरों को जहां करेक्शन हो रहा है अक्यूमुलेट कीजिए। इस हफ्ते के अंत तक अगले हफ्ते के लिए फिर से तैयार हो जाइए। मिड कैप शेयर भी आपको भरपूर पैसा देंगे, बिल्कुल चिंता न करें, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, और लंबे समय बाद इंडेक्स पर मूव आई है तो थोड़ा ये भी एंजॉय करना चाहिए। और बिल्कुल वैसे ही आप देख रहे हैं 2 दिनों में जबरदस्त एक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। आज ही बैंक निफ्टी देखिए 900 पॉइंट से ज्यादा का उछाल दिखा चुका है और 36,000 का स्तर लंबे समय बाद क्रॉस भी करते हुए दिख रहा है। तो आइए फिर देखें आज की जो तेजी बनी हुई है उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में हैं, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए अहम इवेंट्स जहां पर हम सबकी नजर बनी हुई है।
मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से ट्रिगर्स, कौन से इवेंट्स पर है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। टाइटन, बॉश, गोदरेज कंज्यूमर, एचपीसीएल, अपोलो टायर्स के नंबर्स पर फोकस है आज के लिए। कल नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में सिप्ला, वहीं वायदा बाजार में स्कॉट्स, गेल, गुजरात गैस, आरईसी, टाटा केमिकल्स, आईबी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। ढेर सारे नतीजे आज से लेकर शुक्रवार तक आते हुए हम देखेंगे। इसके अलावा कल के दिन धनसेरी T1:2 के बोनस इश्यू की एक्स डेट है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, आईओसी, मारुति सुजुकी, एसआरएफ और स्ट्राइड्स फार्मा ये एक्स डिविडेंड कल ट्रेड होते हुए दिखेंगे। शुक्रवार के दिन यानी कि 6 तारीख को एमएनएम और हिंडाल्को निफ्टी स्पेस में, वहीं वायदा बाजार में एक लंबी लिस्ट है। सिटी यूनियन बैंक, स्ट्राइड्स फार्मा, एल्केम लैब्स, आरती इंडस्ट्रीज, एयू स्मॉल फाइनेंस, बीएल, बर्जर पेंट्स, नाल्को, टाटा पावर, टोरंट पावर, वोल्टास, कई सारे नतीजे आते हुए दिखेंगे जिस पर हमारा फोकस होगा। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, ब्याज दरों पर फैसला भी 6 तारीख को आ जाएगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की लिस्टिंग होने की संभावना शुक्रवार के दिन 695 से 720 प्राइस बैंड इसकी तय की गई है। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर एक बैठक शुक्रवार को होने वाली है जिस पर नजर रहेगी। साथ ही एपीएल अपोलो नतीजों के साथ बोनस इश्यू को लेकर सोच विचार कंपनी का बोर्ड कर सकता है। आर सिस्टम्स भी नतीजों के साथ बायबैक पर विचार करेगा। 4 आईपीओ है जिस पर फोकस है। विंडलास बायोटेक का आईपीओ बंद हो जाएगा। जो आज खुल रहे हैं वो सारे 6 तारीख को बंद होंगे। विंडलास बायोटेक, एक्सारो टाइल्स का आईपीओ, दिव्यानी इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, ये सारे आज खुले हैं, 6 तारीख को बंद हो जाएंगे। जुबिलेंट फूड एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा 6 अगस्त के दिन। तो ये तमाम ट्रिगर्स शुक्रवार तक के लिए। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। बाजार में एक्शन भी है भरपूर और कई नतीजे आ भी रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और कुछ नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। दीप, तो देखिए सबसे पहले तो एसबीआई के साथ शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि इस कंपनी के नतीजे दमदार है। हमारा अनुमान 5,980 करोड़ के मुनाफे का था, 6,500 करोड़ पे मुनाफा आया है। प्रोविजनिंग का नंबर जो है वो कम हुआ है, लेकिन ग्रॉस एनपीएस में हल्की बढ़ोतरी हुई है, 4.98% से बढ़ के 5.32% पे आए हैं। इसके अलावा हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी रुचि सोया, गुजरात अंबुजा एग्रोटेक फूड्स के लिए कि आज कैबिनेट में खाने के तेल के नेशनल मिशन को मंजूरी मिल सकती है, तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं सभी स्टॉक्स में देखने मिला और अच्छी खासी तेजी इन काउंटर्स में देखी गई है। माज़गाडॉक, इस कंपनी को लेकर खबर आई कि सरकार माज़गाडॉक में विनिवेश जो है वो करने की योजना बना रही है। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने इसका जवाब दिया है। फिलाटेक्स इंडिया, दहेज प्लांट में थर्मल पावर उत्पादन जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। 30 मेगावाट की कैपेसिटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसमें उत्पादन शुरू किया है। एमएनएम फाइनेंस, इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया और कहा है कि जुलाई में जो डिसबर्समेंट है वो करीब 2400 करोड़ के आसपास रहे और अगस्त सितंबर में एनपीएस में सुधार का ये अनुमान लगा रहे हैं। जुलाई में जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो करीब 95% के आसपास रही है। पीएनबी हाउसिंग, इस कंपनी को लेकर खबर आ रही है कि कालाइल के हिस्सा खरीद को सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है। इंडियन होटल्स, फंड जुटाने पर 9 अगस्त को बैठक है। केशवराम इंडस्ट्रीज, राइट इश्यू का जो साइज है उसको 200 करोड़ से बढ़ा के अब इन्होंने 400 करोड़ का कर दिया है। टाटा मोटर्स, टियागो एनआरजी फेसलिफ्ट कार जो है इस कंपनी ने लॉन्च कर दी है। 6,57,000 इसका रेट रखा गया है। इसके अलावा कुछ नतीजे जिसमें ब्लू स्टार मुनाफा 13 करोड़ पे आया है, आई में 68% की बढ़ोतरी हुई है। बटरफ्लाई गांधीमती, यहाँ पे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 9 करोड़ के घाटे के मुकाबले 90 लाख का मुनाफा कंपनी ने किया है। श्रीकालाहस्ती पाइप, ये भी घाटे से मुनाफे में आई है, 8 करोड़ के घाटे के मुकाबले 43 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। वहीं कोफोज में काफ़ी सारे बड़े सौदे हुए थे सुबह, करीब 5.1% इक्विटी के 30 लाख शेयरों का ये सौदा हुआ था, उसका इंपैक्ट कोफोज पे भी आपको देखने मिला। सबसे आखिरी में इंडिगो, यहाँ कंपनी ने सस्ती हवाई टिकट का ऑफर लॉन्च किया है। 3 दिनों के लिए ऑफर है, 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये ऑफर लॉन्च किया गया है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो आपको नजर में रखने चाहिए। नतीजे भी थिक एंड फास्ट आते हुए दिख रहे हैं। कई सारी कंपनीज के आईपीओज भी 4 खुले हुए हैं, तो बाजार में है एक्शन भरपूर। नए रिकॉर्ड्स पर लगातार दूसरे दिन आप बाजार में ट्रेड भी होते हुए दिख रहे हैं। तो आइए फिर इस एक्शन को बढ़ाया जाए। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यू लेते हैं कुछ बजिंग स्टॉक्स पर और शुरुआत तो एसबीआई से ही करनी चाहिए। किरण जी, आपसे पूछूंगा एसबीआई पर सवाल, क्या राय देंगे? नतीजे अच्छा है, चार्ट्स भी मूवमेंट दिखा रही हैं, बैंक्स फाइनेंशियल्स आज अच्छे एक्शन में, क्या राय देंगे सर? देखिए, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। एसबीआई का चार्ट पैटर्न तो काफी स्ट्रांग है। ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट 3-4 दिन पहले ही आ चुका है और इसका फॉलो अप बाइंग रिजल्ट के बाद देखने को मिल रहा है। तो मेरा कन्विक्शन और भी बढ़ता नजर आ रहा है
अभी मेरा स्टॉप लॉस। और दूसरी चीज जो 450 का जो ऑप्शन बैरियर इसने क्रॉस किया, लगभग 1.2 करोड़ के शेयर थे, अभी 90 लाख रह चुके हैं। इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, तो इसके चलते मुझे लगता है और थोड़ी सी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। पोजिशनली जिन्होंने एसबीआई लेके उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 447 का, और टारगेट के लिए मैं अभी ये पोजिशनली 500 के आसपास से टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो पोजिशनली 500 की तरफ जा रहा है एसबीआई। कल दोपहर में चार्ट कॉर्नर पिक भी आई थी राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से, और मूवमेंट भी बढ़िया इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो एसबीआई इस पर तो रखनी है नजर आपको, जिस तरह से एक्शन बन रहा है। नजर रखनी है एचडीएफसी पर भी, क्योंकि यहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है और बाजार का टॉप गेनर है, और सुबह से जो गेन्स हैं वो मोर इंपॉर्टेंटली एचडीएफसी ने होल्ड करी हुई हैं, अभी भी तेजी के ही माहौल में है। जय ठक्कर भी हमारे साथ हैं। जय, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बनता है एचडीएफसी में, जब इतना बड़ा दिग्गज आउट परफॉर्म करना शुरू करे तो क्या ये तेजी और ऊपर बनती हुई दिख सकती है चार्ट पर? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट आज आया, इनफैक्ट कल एक अच्छा एक अर्ली इंडिकेशन मिल ही गया था एचडीएफसी लिमिटेड पर। हमने रेकमेंड भी किया था सुपर फास्ट फ्यूचर्स में, सारे ही टारगेट्स हासिल हो गए उसके आज। मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से दीपांशु उसके प्रीवियस वीकली स्विंग हाइस को निकाला है, अगर आप देखें तो 2630-35 के आसपास ये स्टॉक हमेशा आकर इन पास्ट फ्यू मंथ्स 2630 से वो रिवर्स हो जाता था। अब उसके ऊपर निकल तो गया है, उसके ऊपर क्लोज भी होने को है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी लिमिटेड नाउ इज गोइंग टुवर्ड्स दिस न्यू लाइफ टाइम हाई दी, बिकॉज अगर आप देखें तो जो हिसाब से एक चैनलाइज्ड मूव है ये स्टॉक का, और जो हिसाब से फोर्थ वेव एक खत्म हुई है, 200 डेमा पर एग्जैक्टली डबल बॉटम क्रिएट किया है ये स्टॉक ने, और डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक अब पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो 2850 की ओर जा रहा है, ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। और डीप शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो 2630 एक इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है, जो उसका डबल बॉटम पैटर्न का निकलाइन है, और हमें इमीडिएट बेसिस पे लगभग 2735 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए एचडीएफसी 2735 तक के लेवल्स पर ये जा रहा है। एक कॉल आज सुबह आई थी आईसीआईसीआई बैंक पर चार्ट कॉर्नर की, राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। बंसल जी, अपडेट दें। आईसीआईसीआई बैंक पर 720 का पहला टारगेट था, 716 का हाई बनाया है और उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। क्या करना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक पर इन लेवल्स पे? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और सुबह भी एक चीज बोली थी कि ये एकमात्र बैंक है जिसकी जड़ में बेसिकली तेजी है, बिल्कुल भी करेक्शन नहीं दिखाई है। तो जिन्होंने लिया हुआ है और होल्ड कर सकते हैं कर ले दीपांशु, जिन्होंने इंट्राडे के लिए खरीदा है वो प्रॉफिट बुक कर ले, बट होल्ड करेंगे तो बेटर है, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और निफ्टी बैंक यहां से अनदर 1000 पॉइंट का अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो बैंकिंग स्पेस में बने रहने की राय है। बिल्कुल, तो बैंकिंग स्पेस पर बने रहने की राय है, और नजर रखिए इन सारे काउंटर्स पर बढ़िया तेजी के एक्शन में है, स्पेशली जो बैंकिंग नेम्स हैं। आइए पहला कॉल ओपनिंग क्लोजिंग शो का, और इसको दे रहे हैं सचित जी बिगुल, उनके लिए बीटीएसटीटी। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग रहा है, बट काफी सारे स्टॉक्स है जहाँ पर एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन आ रहा है इन द सेकेंड हाफ, एंड जिस तरीके से कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स की प्लेसमेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा और पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड ऐड की जा सकती है। उसमें से जो काउंटर मेरे रेडार में अभी आया है वो है नाम इंडिया। जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है, इसने हाल फिलहाल में ही एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन दिया हुआ है, एंड जिस तरीके से इसने 405 का एक लेवल ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है आगे जाके लगभग अराउंड 425-430 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो खरीदारी करनी है नाम इंडिया इस काउंटर में। फ्यूचर्स के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 402 के आसपास। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 420 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 435 के आसपास के भी स्विंग्स बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है नाम इंडिया के फ्यूचर्स में। ओके, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट नाम इंडिया, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही। 3 बजे कैबिनेट के फैसलों पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखेगी। धर्मेंद्र प्रधान साहब और अनुराग ठाकुर साहब करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। आइए बढ़ते हैं आगे। टाइटन के नतीजों पर इस वक्त तैयार है वरुण, लिंक के साथ बताएंगे हमें अनुमान। वरुण बताइए।
डेफिनेटली अनिल जी, तो टाइटन ने वैसे तो अपना क्वार्टरली अपडेट दे दिया था और वहाँ पे कहा था कि साल दर साल उनकी ग्रोथ जो अच्छी रही है। हालांकि एक्सक्लूडिंग बिलियन सेल्स जो है, बुलियन जो ये बेचते हैं, वो करीब 117% के आसपास की रही थी। जून तिमाही में ज्वेलरी सेगमेंट जो है उसमें 107% के आसपास की ग्रोथ हुई। वॉचेस एंड जो बाकी सेगमेंट है वहाँ पे करीब 280%, आईवेयर में 117% के आसपास की ग्रोथ हुई थी, लेकिन ये लो बेस के चलते थी। और इसके लिए आप देखेंगे कि YoY रेवेन्यू जो है, हमारा अनुमान है इंक्लूडिंग बुलियन सेल्स 53% बढ़ेगी, 2860 करोड़ पे आएगा। एबिटा की फिगर को लेकर लोग काफी डिवाइडेड है। कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है कि 150 करोड़ के आसपास का एबिटा है, कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है एबिटा भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर आप एक कंसेंसस निकालेंगे एवरेज, तो वो आता है करीब 42 करोड़ के आसपास का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 246 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया था। लेकिन बॉटम लाइन पे कंपनी करीब 45 करोड़ के आसपास का लॉस करेगी। हालांकि लॉस कम होगा, 270 करोड़ से कम होने वाला है। दिक्कत यह है कि अप्रैल और मई जो है वो ऑलमोस्ट इस कंपनी के लिए एक वॉश आउट रहा था। जून के आसपास जाके कुछ हालात सुधरे थे और उसके बाद इस कंपनी ने कारोबार शुरू किया था, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में तीनों महीने जो है वो वॉश आउट रहे थे। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो 3 मंथ्स वर्सेस 1 मंथ के रिजल्ट जो है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं। इसके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब, ईयर ऑन ईयर थोड़े बहुत सुधार होगा। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन के नतीजों का अनुमान इस तिमाही के लिए। तो साल दर साल अच्छे दिखेंगे, लेकिन तिमाही दर तिमाही आपको दिखेंगे खराब। चलिए, ये है रिजल्ट्स का अनुमान, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में, थोड़ी देर में उसकी तरफ का भी हम रुख करेंगे। लेकिन ढेर सारे स्टॉक्स अभी भी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं और सेठी साहब से भी राय ली जाए एक बार। सेठी साहब, NBFC शेयर, अच्छा थोड़ी देर में सेठी साहब जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तब हम उनसे बातचीत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन तब तक एक और स्टॉक है जो आज सुबह का स्टार परफॉर्मर ICICI प्रू, वागल साहब ने खरीदारी करने की राय भी दी थी। सुबह से स्टॉक वागल साहब मजबूत है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। एक बार अपडेट भी दें और क्या कुछ करना चाहिए बताएं सर। मैंने 666 का स्टॉप लॉस दिया था जो हिट नहीं हुआ है, लेकिन वो बड़ी वाली मूव जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे ICICI बैंक में आई है, वो भी आई नहीं है। तो वेट करें बिल्कुल। मेरा स्टॉप लॉस तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अभी 670 का हो सकता है। और मेरा मानना है 700 के टारगेट्स हमको कल तक देखने को मिलने चाहिए। दूसरे उसके बाद अगर ये क्रॉस करता है तो फिर 715 720 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो 715 720 तक जाने की तैयारी में है इस वक्त। आपके लिए ये आता हुआ दिख रहा है इस वक्त ICICI प्रू का पूरा एक्शन। आइए, सोलारा एक्टिव फार्मा, ये है वो स्टॉक जहां पर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। एक बार आपके सामने नतीजे भी हम रखेंगे, देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स वहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक रिजल्ट्स आपके सामने अभी आने की तैयारी में इस वक्त आपको नजर आएगा। आइए, और स्टॉक जहां पर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है उसमें से एक है पीरामल एंटरप्राइजेस, 2550 के आसपास यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बंसल जी, पीरामल एंटरप्राइजेस देखिए चार्ट्स। अनिल जी, पीरामल एंटरप्राइजेस में देखें तो टेक्निकली स्ट्रक्चर बढ़िया है। पहले से इसके अंदर 2 दिन पहले ब्रेकआउट हुआ था, फॉलो अप बाइंग चल रही है। तो जिनके पास है होल्ड करें। यहाँ पर 2500 एक अच्छा सपोर्ट है। कोई भी करेक्शन आती है 2490 2500 के स्तरों तक आता है तो खरीदने की राय होगी। ऊपर में 2650 2680 एक पोजिशनल टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेस। इस बीच सोलारा एक्टिव फार्मा, जिसके बारे में अनिल जी बात कर रहे थे, नजर रखिए इस पर क्योंकि अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 358 करोड़ से आय बढ़कर यहां पर आई है 405 करोड़ की, तो वो एक अच्छा फिगर आपके लिए आते हुए दिख रहा है। मुनाफे की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर 42 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 50 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो ये भी एक अच्छी बात है सोलारा एक्टिव फार्मा के लिए। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अर्निंग्स रिलीज देखें तो उसके साथ कंपनी ने एक प्रेस रिलीज भी रखा है। एक तो आदित्य पुरी साहब, इन्होंने बोर्ड ज्वाइन करा था, अब वो चेयरपर्सन है सोलारा एक्टिव फार्मा के। तो ये एक बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। और इसके साथ नजर रखिए एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पर, वो ये है कि कंपनी का लक्ष्य है कि 2025 तक दुनिया की टॉप
10 एपीआई कंपनीज में इनको आना है। तो ये भी एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है सोलारा एक्टिव फार्मा के लिए। तो नतीजे तो यहाँ पर अच्छे आपको आते हुए दिखे ही हैं। साथ ही आदित्य पुरी साहब अब कंपनी के बोर्ड को ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन होंगे वो, और 2025 यानी कि आने वाले 4 साल में कंपनी का ग्लोबली टॉप 10 एपीआई कंपनीज में आने का ऐलान है। ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर साल 25% की ग्रोथ अगले 5 साल के लिए, और टारगेटेड एबिटा मार्जिन्स कंपनी के हैं 23 से 25%। फिलहाल अगर आप देखें तो मार्जिन्स 24% से घटकर 23% में आए हैं, बट रेंज यही रहने वाली है, यानी कि 23 से 25% की रेंज रहेगी 2025 तक। हर साल 25% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं, और 2025 तक टॉप 10 एपीआई कंपनीज में आने का इनका ऐलान है ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो एम्बिशियस यहां पर लेवल्स कंपनी की बात कर रही है, और आदित्य पुरी साहब भी चेयरमैन के रूप में ज्वाइन हो चुके हैं। एक बार जरा राय भी ले लें कुणाल जी से। कुणाल जी जरा चार्ट पर व्यू दें 1800 के लेवल पर। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं दीपांशु। लॉन्ग टर्म में मेरी बिल्कुल खरीदारी जिनकी उन्होंने की है उनको होल्ड करने की राय है। शॉर्ट टर्म में मुझे कंजेशन नज़र आता है 1820 से लेकर के 1830 के बीच में, 1820 1830। 1830 पार होगा डिसाइसिवली तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। स्टॉक को अपने रडार पर रखें, 1830 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाए, क्लोज आ जाए, तब बाय करें। मुझे लगता है स्टॉक 2000 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन 1830 का ब्रेकआउट आना जरूरी। बिल्कुल, तो 1830 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। तिमाही दर तिमाही नंबर्स उतने खास नहीं है, साल दर साल इंप्रूवमेंट देखा है, बट आदित्य पुरी साहब अब चेयरमैन होंगे बोर्ड के इनके। आइए चलते हैं जय के पास, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो बढ़िया वाला ब्रेकआउट आ ही गया, और भी हमें और तेजी देखने मिल रही है। तो एक बैंकिंग पैक ही है, एक बैंकिंग स्टॉक ही है जिसका एक कॉल ऑप्शन में रेकमेंड कर रहा हूँ, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसका 85 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, जो 3 रुपये 40 पैसे पे दीपांशु यहाँ पे चल रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर दूंगा मैं, 3 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रख सकते हैं 2 रुपये 50 पैसे पे, तो 90 पैसे का स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे दीप बन रहा है दैट इज 4.7 का टारगेट फर्स्ट है, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है दैट इज 5.4। 4.7 एंड 5.4 ये दो टारगेट्स के लिए बॉब का 85 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। जो हिसाब से ये बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल हमें एक अपमूव देखने मिल रहा है, आई एम श्योर के जो हिसाब से ब्रेकआउट आज क्लियर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने मिल रहा है। इंट्राडे में थोड़ा प्रॉफिट आया था बुकिंग, बट देन लोअर लेवल से अच्छी बाइंग देखने मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉट में बॉब लगभग 87.5 तक जा सकता है। तो परसों के सेशन में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर खरीदारी की राय भी दी थी आपको, और कहा था कि एसबीआई के रिजल्ट्स के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा के में भी यहाँ पर खरीदारी का मौका बनता है। 86, 88, 90 इन टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। और अब जय यहाँ पर 85 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं, 3.5 रुपये के आसपास इस कॉल ऑप्शन में कर सकते हैं आप खरीदारी। आइए बढ़ते हैं आगे, और वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए लेते हैं उनसे एक बड़ी खबर, चलते हैं चेतन के पास। चेतन बताइए क्या है बड़ी खबर? वेल सर, ये खबर जो है इथेनॉल के लिए खबर है, बट लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल सेक्टर इसके लिए रहेगा वो पाइप सेक्टर रहेगा, क्योंकि पाइप सेक्टर में को घरेलू मार्केट से बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद अब पूरी सामने आ रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब इथेनॉल की ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन से करने की तैयारी में आगे बढ़ चुकी है। इनफैक्ट मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात पर जोर डाला है सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग में कि किस तरीके से हम लोग फटाफट जैसे पेट्रोल एंड डीजल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पाइपलाइन से, वैसे हम लोग इथेनॉल का पाइपलाइन करें, ताकि जो अभी रेलवेज और ट्रक से इथेनॉल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थोड़ा कम हो सके, और पाइपलाइंस के फोकस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इथेनॉल की कम से कम हो जाए। मैं अभी दर्शकों को बता दूं कि जो अभी देश में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल चलता है वो सिर्फ 2 रिफाइनरीज के थ्रू चलता है, वो है IOCL की मथुरा और पानीपत रिफाइनरी। हालांकि IOCL की जो बरौनी और कोयाली रिफाइनरी है उसमें भी ये प्लान अब बन रहा है कि किस तरीके से पाइपलाइन बिछाकर ट्रांसपोर्टेशन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का किया जाए। लेकिन प्योर इथेनॉल का भी ट्रांसपोर्टेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब तैयारी में लग रही हैं। BPCL, HPCL, बाकी जो हिंदुस्तान की टॉप PSUs हैं, ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो अब इस इथेनॉल को ट्रांसपोर्टेशन करने की कगार पे हैं।
थ्रू पाइपलाइंस। तो डेफिनेटली काफी बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि ऑयल कंपनियों को इथेनॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई पाइपलाइंस बिछानी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली काफी अच्छी खबर डोमेस्टिक पाइप्स सेक्टर के लिए, स्पेशली वेल्सपन कॉर्प, मैन इंडस्ट्रीज, जिंदल सॉ जैसी कंपनी जो सीमलेस पाइप्स में डील करती हैं। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इथेनॉल की पाइपलाइंस के लिए हम लोग बड़े ऑर्डर्स देख सकते हैं डोमेस्टिक कंपनीज को। ओके, इथेनॉल के लिए बड़े ऑर्डर्स मिलने की पूरी संभावना, और ये ऑर्डर्स मिलेंगे पाइप बनाने वाली कंपनियों को, क्योंकि इथेनॉल से जुड़ा हुआ जो पेट्रोल और डीजल है वो भी अब पाइप के जरिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये बड़ा फैसला होता हुआ दिख रहा है, इसके लिए बड़ी ज़रूरत पाइप की पड़ेगी। तो ये है बड़ी खबर जिस पर एक्शन, और इसमें से 2 स्टॉक तो ऐसे हैं जो हमारे SIP स्टॉक्स में भी शामिल रह चुके हैं। मन इंडस्ट्रीज, इस पर करेंगे फोकस एक बार पहले, और जरा इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। मन इंडस्ट्रीज, सचिन जी जरा देखिए इसके चार्ट्स और दीजिए अपनी राय। अनिल जी, मन इंडस्ट्रीज का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय से यहाँ पर एक अच्छा सीक्वेंस, बुलिश सीक्वेंस बरकरार है। बट जिस तरीके से इसने एक 137 140 के जोन में एक इंटरमीडिएट हर्डल था वो ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है डेली और वीकली स्केल पे वो एक्टिवेट हो चुका है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है इसका जो लाइफ आय है अराउंड 210 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो तो डेफिनेटली रिविजिट होना ही चाहिए। स्ट्रक्चरली अगर हम मोमेंटम की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ेगा अराउंड 124 के आसपास। थोड़े से अगर डिक्लाइन मिलते या कंसोलिडेशन होता है तो वो एक हेल्दी साइन होगा स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि 210 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं पोजिशनली। तो डेफिनेटली खरीदारी करने का ही मौके ढूंढे 124 के स्टॉप लॉस के साथ। 124 के स्टॉप लॉस के साथ यहां से और तेजी बनने की संभावना है। और जय, आप देखिए चार्ट जरा, वेल्सपन कॉर्प के, ये स्टॉक भी काफी एक्शन में रहा है और इसके लिए भी बड़ी संभावनाएं बनती। घरेलू मार्केट में पाइप के बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद, इसके चार्ट पर क्या है आपकी राय? यानी जी, वेल्सपन कॉर्प अगर हम देखें तो काफी समय से एक रेंज में अटका हुआ है। हायर लेवल्स अगर मैं देखता हूं तो 165 है, लोअर लेवल्स करीब 130 का है। सो 130 से 165 के रेंज में है। इनफैक्ट अभी ये स्टॉक अपने 200 डेमा पर आ चुका है अनिल जी, तो ये बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लेवल से 130 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीद कर चलना चाहिए। एटलीस्ट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो 165 तक के जो लेवल्स है, जो अपर एंड ऑफ द रेंज है, वहां तक एटलीस्ट हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए वेल्सपन कॉर्प और साथ ही साथ मन इंडस्ट्रीज, इन दोनों स्टॉक पर आए और स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों से भरपूर एक्शन आपके लिए, भरपूर एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और अब वक्त है एक और बिगुल का, BTST का बिगुल सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। अनिल जी, कैश सेगमेंट का स्टॉक है, फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर आया है GIC हाउसिंग फाइनेंस में। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग 4 हफ्तों से एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस थी, एक ग्रेजुअल डिक्लाइन थी। एंड अगर हम उसका ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर मुझे लग रहा है एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है। इसके प्राइस टारगेट है 205 एंड 217। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 177 के आसपास एंड खरीदारी करनी है GIC हाउसिंग फाइनेंस में। 217 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए GIC हाउसिंग। HDFC के रिजल्ट ने पूरा हाउसिंग सेक्टर का आउटलुक बदल दिया। एक एक करके सारे हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक्स तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और एक बार एक उस स्टॉक की बात करें जो आज सबसे ज्यादा एक्शन में और कल भी था, वोडाफोन आइडिया। बड़ी पिटाई होती दिख रही है वोडाफोन आइडिया की। क्यों टूटा है वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 2 दिनों में 25% से ज्यादा? वरुण है हमारे साथ तैयार पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो कहीं ना कहीं अगर प्रमोटर्स किसी कंपनी के ऊपर से अपना हाथ उठा देते या फिर उसके ऊपर भरोसा हटा देते हैं तो इस वजह से स्टॉक टूटता है। और उसी का एक एग्जांपल हम वोडाफोन आइडिया में देख रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि कुमार मंगलम बिरला ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें यह कहा है कि AGI का जो बकाया इनको भरना है वो ये शायद नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था इन्होंने रिकैलकुलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया और अब इनको जो बकाया है उसको भरना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कुमार मंगलम बिरला ने सरकार को ये चिट्ठी लिखी कि हमारे लिए बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है,
हम इस पैसे का भुगतान नहीं कर पाएंगे, मेरा जो करीब 27.5% का आसपास का स्टेक है वो आप अपने पास रख लीजिए, सरकार उस स्टेक को रख लीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से और कोई मदद नहीं मिल रही है। जैसे इस कंपनी को एजीआर का करीब 50,000 करोड़ के ऊपर का बकाया भरना है और साथ ही साथ कुल कर्ज अगर आप लेंगे तो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर चला जाता है और ये कंपनी लगातार लॉसेस कर रही है। और जिस तरह से आप कंपटीशन भी देख रहे हैं तो इस कंपनी को इन लेवल्स पे सस्टेन करना और ये एजीआर का बकाया भरना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुमार मंगलम बिरला ने चिट्ठी लिखी है और उसके बाद देखा आपने इस तरह की गिरावट आई। सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा इसके पहले भी बिरला साहब कह चुके थे कि हम इस कंपनी में और पूंजी नहीं डालेंगे। सिर्फ यही नहीं, अब तो वोडाफोन के जो सीईओ है उनके तरफ से भी बयान निकल के आया है कि अब हम इस कंपनी में और पूंजी नहीं डालने वाले हैं, यानी कि प्रमोटर्स इस कंपनी में पूंजी नहीं डालेंगे। इस कंपनी ने फंड रेजिंग का प्लान रखा था 25,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें 18,000 करोड़ एफडीआई का अप्रूवल मिला था डीओटी की तरफ से, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं है, प्रमोटर्स की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं है, इसके लिए पैसे लाने में भी मुश्किल हो रही है। तो इसी वजह से स्टॉक जो है अब लगातार गिरते जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर, बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क उठ चुका है और इसके लिए स्टॉक गिर रहा है। इसका इंपैक्ट हो सकता है कि आने वाले दिनों में बैंक्स पे भी देखने मिले, क्योंकि काफ़ी बड़ा बकाया जो है वो उनका ही है। तो देखते हैं अब सरकार ही है जो कि इस कंपनी को बचा सकती है, क्योंकि बिरला साहब तो सरकार के पास ही पहुंच चुके हैं। तो ये है मामला गरम और इसी वजह से वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है कमजोर। हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट सेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सेठी साहब, आपने सुना होगा और उन्होंने कहा कि अब चूंकि बिरला ग्रुप हाथ खींच रहा है और उनके लिए एजीआर का पेमेंट करना मुश्किल होगा, तो स्टॉक पर उस तरह का रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोग लेकर फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि पहले उम्मीदें थी लगातार की, और कंपनी ने एजीआर का पेमेंट किया भी पार्शियली, और ऐसा लगा कि वो कर लेंगे, इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा नाम है, लेकिन फाइनली अब ये समझ में आ रहा है कि शायद ऐसा होता ना दिखे। क्या करना चाहिए जिनके पास शेयर हैं, भारी नुकसान में भी है? देखिए अनिल जी, इस स्टॉक में जिसने खरीदारी करी है 9-10 रुपए के आसपास, वो एक लॉटरी टिकट के हिसाब से ही किया कि या तो डूबने में 10 रुपए डूब जाएंगे, या अगर कंपनी रिवाइव होती है, कोई इनको भी एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल जाता है, तो स्टॉक यहाँ से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हो सकता था। तो अभी जो खबरें आई हैं डेफिनेटली नेगेटिव है। अभी उस पर इंतजार ही करना पड़ेगा कि आगे डेवलपमेंट क्या होते हैं। बाकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े दोनों ग्रुप्स हैं, और फिर आज भी इस वोडाफोन आइडिया के पास करीबन 30 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और भारत की सरकार का भी इंटरेस्ट होगा कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर है यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर नहीं रहे, 3 प्लेयर रहे। तो बट पॉजिटिव वहां से वैसे कुछ नहीं आ रहा, बट स्टिल मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ, जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उनको तो अब इन लेवल्स में बेच के कोई फायदा नहीं है। दे शुड कंटिन्यू विद द रिस्क कि अगर क्लिक हो गया तो हो सकता है स्टॉक यहां से 2-3 गुना हो जाए, अदरवाइज खोने को अब तो 6-6.5 रुपए ही है। ओके, तो अब खोने को तो 6 रुपए हैं, अगर आपने हायर लेवल्स पर खरीदा है तो भी एक रिस्क है। बट अनिल जी, आपका कोई व्यू सर इस पर, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और प्रमोटर्स अगर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो आगे के लिए क्या इंडिकेट करता है, और सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत आ सकती है? क्या व्यू बनेगा, क्योंकि अभी भी सब्सटैंशियल कस्टमर बेस है सर इस कंपनी का। देखिए दीप, जो अभी की सिचुएशन है उसे एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से राहत आने के आसार नहीं के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट की तरफ से राहत आने के आसार नहीं के बराबर है। अब वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है अभी तक की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। बाकी तो हम नहीं जानते कि किस तरह का क्या डिसीजन होता है, क्योंकि 2 बार सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे चुका है एजीआर वाले मामले पर। पिछली बार उन्होंने साफ कहा कि हम कैलकुलेशन वापस से खोलना ही नहीं चाहते। तो रिव्यू पिटीशन में भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार करेगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। नहीं तो आप कभी नहीं कह सकते, इनकार तो कभी नहीं कर सकते, कम है। सरकार को कुछ करना होता तो शायद अब तक आपको कहीं न कहीं इरादा दिख जाता, लेकिन शायद लगता नहीं कि सरकार भी कुछ करने के मूड में है इस वक्त। अब रहा सवाल जो शेयर होल्डर्स है जिनके पास है, क्या करना चाहिए। देखिए, कभी कभी यह होता है कि आप कुछ न कुछ कॉल, जो सर्कमस्टांसेज है, सिचुएशन है, और उसमें कुछ चीज़ों को अज्यूम करके लेते हैं। जिस समय वोडाफोन आइडिया में तेजी का माहौल बना था, 12-13 रुपये तक स्टॉक गया भी, तब ये सिचुएशन थी कि कंपनी एजीआर का पेमेंट करी थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका था, फंड रेजिंग के प्लान थे, और तब इस तरह से साफ संकेत आ रहे थे कि बिरला ग्रुप और वोडाफोन दोनों इस कंपनी को
बंद नहीं होने देना चाहते हैं, मरने नहीं देना चाहते हैं, इसे जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उनका इरादा इस बात को लेकर हो कि जब एजीआर की रिकैलकुलेशन का मामला हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, वो हमारे फेवर में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तब की तब देखी जाएगी। इसलिए जो पार्ट पेमेंट करने के बाद अब हाथ खड़े करने वाली जो बात दिख रही है वो सरप्राइजिंग भी है, शॉकिंग भी है। और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तब की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। आज सब कुछ बड़े ग्रुप होने के बावजूद एक बात साफ नजर आती है, अगर आज की सिचुएशन में आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया को बंद होना पड़ेगा। और अगर बंद होना पड़ेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 6, सवा 6, साढ़े 6 रुपये भी नहीं बचेंगे। तो अब आपको कॉल ये लेना है कि आज की सिचुएशन में क्या जो 6-7 रुपये मिल रहे हैं वो भी बेच कर निकल जाएं, या फिर एक चांस लिया जाए कि पता नहीं कल फिर से कुछ इवेंट्स वापस से चेंज हो जाए। हो सकता है कई बार कॉर्पोरेट इस तरह की कोशिश करते हैं ताकि सरकार भी दबाव में आए या रेगुलेटर दबाव में आए, कोई हेल्प करे और वापस से रिवाइव करने की कोशिश करे। अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्या हो सकता है पता नहीं, जिस तरह से ऊपर नीचे जो ये सारी इवेंट्स हो रही है। सो मेरा ये मानना है कि अगर एक सोच समझकर आप डिसीजन आज की सिचुएशन में लेने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा स्टॉक को रखने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या वापस से चीज़ें बदल सकती है, इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी। हमें पता नहीं कि क्या चीज़ें बदल सकती नहीं बदल सकती, तो आपको उस रिस्क को असेस करके अपने को स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल की सिचुएशन में लगता है कि कंपनी का बचना मुश्किल है। पता नहीं वापस से कल प्रमोटर्स का मूड बदल जाए, पैसा डाले, रिवाइव करने की कोशिश करें, कहना बहुत मुश्किल है दीप, वेरी ट्रिकी। सो आई थिंक हर एक को अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक कॉल लेना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है ये दीप। एनीवे, आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त हमारे साथ सेठी साहब आ चुके हैं। सेठी साहब का स्वागत किया जाए, वैसे तो कर चुके हैं लेकिन बिगुल वाला नहीं किया, तो सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। आइए सेठी साहब अपनी पिक्स दें, उससे पहले सेठी साहब को हम नतीजे सुनवा दें। पीएनबी हाउसिंग के सेठी साहब रिजल्ट्स आ चुके हैं, खाली आप सुनिएगा, आप अपना फोकस पिक्स पर ही रखिएगा। पिक्स के पहले नतीजे पढ़ रहा हूं तो इसलिए आपको बोलना जरूरी है। मुनाफा 257 करोड़ से घटकर आया है 240 करोड़। पीएनबी हाउसिंग का मुनाफा आपके सामने, और स्टॉक 5% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं कुणाल जी, जब ऊपरी सर्किट पर ट्रेड कर रहा है, 5% का सर्किट है, मैं आपके पास नहीं आऊँगा चार्ट्स के लिए, आप निश्चिंत रहें। आप बाकी कोई और भी खोज कर रहे हो चार्ट कॉर्नर की, वो जारी रखें। फिलहाल पीएनबी हाउसिंग के नतीजे और नतीजों के बाद ऊपरी सर्किट पर पहुंचता हुआ स्टॉक, जबकि मुनाफा हल्का घटा है 257 करोड़ से 240 करोड़। आइए सेठी साहब बताएं, आज की आपकी पहली पिक, दोनों ही कैश मार्केट की वही है या कुछ बदला है? नहीं अनिल जी, दोनों पिक्स कैश मार्केट की है, खरीदारी करनी है। और मैं आपका ओपनिंग स्टेटमेंट सुन रहा था इस सेगमेंट को शुरू करते समय कि पिछले 2 दिन से, मतलब आज और गए कल, हमने देखा मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ठहराव है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे और निफ्टी नहीं चल रहा था, इन 2 दिनों में अलग हुआ है। निफ्टी चल रहा है या लार्ज कैप फ्रंटलाइन स्टॉक्स में तेजी है, चुनिंदा फ्रंटलाइन स्टॉक्स में, बट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा एक ब्रीदर ले रहे हैं वो। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स को खरीदने का, और आने वाले 2-3 दिन में ही वापस से ये चाल होनी चाहिए, और मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड बनेंगे। अब अनिल जी, आज की जो मेरी पहली पिक है, एक बहुत ही दमदार कंपनी है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए पिछले 1-1.5 साल में। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 248 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कैल्साइंड पेट कोक बनाने वाली, जिसकी इसकी करीबन 2 मिलियन टन की कैपेसिटी है। फिर कंपनी कोलतार के सेगमेंट में भी काम करती है और वहां पे भी एक बड़ा अच्छा खासा इनका प्रेजेंस है। ये कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है, मतलब यूएस में भी इनके प्लांट्स है। और ये जो सेगमेंट जिसको कैटर करती है वो टायर्स है, ऑटो है और ऑटो कंपोनेंट, तो इन सब सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। बाकी इनका एल्यूमिनियम से बहुत बड़ा परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, और एल्यूमिनियम में हमने जबरदस्त तेजी देखी है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में। एल्यूमिनियम के जो प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं, और उसका फायदा रेन इंडस्ट्रीज को बिल्कुल होगा, और वो इसके तिमाही नतीजे में देखने को भी मिला। इसके जून क्वार्टर के नतीजे हाल ही में आए थे। पैट आया 265 करोड़ का, जो कि पिछले साल तो 34 करोड़ था, और इवन सिक्वेंशियली भी देखें तो जो मार्च क्वार्टर है वहां 231 करोड़ के सामने 265 करोड़ का पैट था। तो इस तरह के दमदार नतीजे थे। और बाकी इनके पास एक सीमेंट का भी अच्छा खासा बिजनेस है, 4 मिलियन टन की कैपेसिटी है। कंपनी का अपने डेट को रिड्यूस करने में फोकस है, और कई नामी गिरामी इन्वेस्टर्स जैसे मोहनीश पाबराई साहब, जो कि काफी पॉपुलर है, उनकी करीबन 4.35% हिस्सेदारी है। डोली खन्ना की अराउंड 1.17% हिस्सेदारी है। तो मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए।
वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, पीई अराउंड 10 का है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल ये 1200 करोड़ के करीब का पैट डिक्लेयर करेगी कंपनी, और अभी 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पे चलता है ये स्टॉक, तो काफी वैल्यू है। मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म के टारगेट है 265 के, स्टॉप लॉस रखना है 240 का। बाकी मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा, यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड दिखा सकता है स्टॉक। 240 का स्टॉप लॉस, 265 के टारगेट करें खरीदारी आप रेन इंडस्ट्रीज में। आइए इस बीच एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा साहब भी अपनी नीतियों के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और अपनी नीतियों के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मारुति को लेकर ये बड़ी खबर, नीचे आप देखिए चिप की कमी के कारण मारुति ने अपने प्रोडक्शन को रोका है, ये बड़ी खबर आती दिख रही है। मारुति के लिए नेगेटिव खबर है, स्टॉक 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पहले यही इसी तरह की खबर आपने देखा है टाटा मोटर्स के लिए आई थी और टाटा मोटर्स में वहाँ पर स्टॉक में काफ़ी एक्शन देखने को मिला था कमजोरी का। अब मारुति के लिए आ रही है चूंकि सेमीकंडक्टर्स की कमी है, शॉर्टेज है, और उस शॉर्टेज की वजह से गुजरात का प्लांट यहाँ पर प्रोडक्शन कम कर सकता है। 7, 14 और 21 3 दिन यह बंद रहेगा। छुट्टी का दिन है क्या? 7 और 14 अगस्त, 1 मिनट, संडे तो नहीं, 7 अगस्त सैटरडे, ओके सैटरडे है। 7, 14, 21 शनिवार के दिन छुट्टी रहेगी मारुति के प्लांट में गुजरात में, और प्रोडक्शन शिफ्ट 2 से घटकर 1 रह जाएगी, यानी कि एक सिंगल शिफ्ट में प्रोडक्शन होगा। ये खबर आपके लिए मारुति को लेकर आती हुई दिख रही है। मारुति जरा इसके चार्ट्स देखिए किरण जी और दीजिए अपनी राय। अनिल जी, रिलेटिवली अगर ऑटो स्टॉक्स में देखने को अगर देखते हैं तो एक थोड़ा सा बेरिश पैटर्न या सप्लाई ज्यादा देखने को मिल रहा है मारुति पे। ओवरऑल चार्ट पैटर्न कोई स्ट्रांग नहीं है, पर सपोर्ट्स के बहुत नजदीक है। 7,000 का साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट भी है। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो मेरा मानना है कि वापस एक बार 6,600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर अभी 50 रुपए के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेना बराबर नहीं होगा, तो मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा इस लेवल पे। ओके, तो फिलहाल नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं किरण जी, बट डेफिनेटली चिप्स की शॉर्टेज की वजह से 3 दिन तो उत्पादन बंद ही रहेगा, और कुछ और शिफ्ट्स में भी 2 शिफ्ट्स की जगह एक ही शिफ्ट पर काम किया जाएगा। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव अपडेट मारुति की तरफ से, चिप्स सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से उत्पादन पर असर पड़ेगा इनके गुजरात प्लांट में। आइए अब चलते हैं अनिल जी के पास, थोड़ा जो बाजार का एक्शन है उसको कैसे समझें, डेटा क्या कह रहा है, इसके बारे में जानते हैं बिगुल मार्केट स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल मूड माहौल ठीक ठाक है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद, और डाउ कल ऊपर बंद हुआ था, दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ था, उसके बाद आज सुबह से थोड़ा सुस्त है, बट कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं आई है। सुबह भी 30-40 पॉइंट्स नीचे था, अभी भी वैसे ही गिरावट दिखा रहा है, कुछ बदलाव वहां पर नहीं हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में है सर। यूरोप के बाजारों में हम देख रहे हैं 0.5% की तेजी है। एशिया में भी आप देखिए, हांगकांग में आज अच्छा कारोबार रहा, 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। चीन में भी आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दिखी। जापान हल्की सी सुस्ती के साथ बंद हुआ। तो ग्लोबल मूड माहौल तो ठीक लग रहा है सर, हमें क्या करना चाहिए? दीप, तेजी की पोजीशन में बरकरार रहें, फिलहाल कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं। हम 15,250 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, राइट। आज का हाई है 15,290 के आसपास का, सॉरी 15,000 की आदत पड़ी हुई, थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 दिन लगेगा, जाएगी, आराम टाइम लगेगा। 16,000 के ऊपर है हम, बहुत टाइम बिताए ना 15,000 की रेंज में, तो अब 16,000 की आदत पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा टाइम लगेगा। 16,290 ये आज का हाई है, 16,250 के आसपास हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि जो बाजार का बेस है वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। 16,200 आज के सेशन में ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करना चाहिए। 16,175, 16,200 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और वो इसलिए कि 16,200 के पुट पर 53 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और उसमें से 48 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो इमीडिएटली ये आपके लिए सपोर्ट हो गया। रुकावट का लेवल है 16,300, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 64 लाख शेयरों का, 28 आज ही जुड़े हैं। तो ब्रॉडली ये लग रहा है कि 16,175, 16,325 इसी रेंज में आज का बचा हुआ समय रहेगा। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 16,300 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, 16,175, 16,200 के आसपास एंट्री करें, ये राय होगी आपके लिए निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर यह जरूरी है कि बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर आज बंद है। अगर 36,000 के ऊपर
बैंक निफ्टी बंद देता है तो बैंक निफ्टी बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी, और ये ब्रेकआउट कम से कम 1300 से 1700 पॉइंट का होगा। तब बैंक निफ्टी यहाँ से 37,300 से 37,700 तक जाने की तैयारी में, जो कि लाइफ टाइम हाई है। क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है 37,300 के आसपास का, और लाइफ टाइम हाई इंट्राडे बेसिस पर 37,700 के आसपास का, यानी कि 1300 से 1700 पॉइंट की तेजी के लिए तैयार हो सकता है बैंक निफ्टी अगर 36,100 के ऊपर बंद हो जाता है। 36,100 के ऊपर बैंक निफ्टी एकदम क्लियर कट नॉन स्टॉप तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा, और तब आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी तैयार है। और क्यों तैयार है दीप, वो देखिए। पहली चीज़ तो है कि बड़े दिनों बाद बैंक निफ्टी में पहली बार स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशन बनी है, जबरदस्त पुट राइटिंग होती दिखी है। 35,500 से लेकर 36,000 के रेंज में दबाकर पुट राइटिंग हुई है, यानी कि पहली बार लॉन्ग पोजीशन बनने के संकेत आते दिख रहे हैं। दूसरी बात, बैंक निफ्टी चूंकि 36,000 के पार निकलकर ट्रेड कर रहा है बंद होने की तैयारी में, 36,000 के लेवल पर कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 26 लाख शेयरों का। ये कॉल राइटर्स अब रिस्क पर आ चुके हैं, तनाव में, कि अरे हम तो फंस गए, आज 36,000 के ऊपर बंद होगा तो फिर ये 36,300 36,500 की तरफ हो सकता है, कल की एक्सपायरी तक ही जाता हुआ नजर आए। तो आज और कल एक्सपायरी के चलते, डेटा के चलते हर एक गिरावट में खरीदारी का मौका है। किसी भी लेवल से बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आता है, किसी भी लेवल से 75-100 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है, वहां खरीदारी का मौका होगा। एक और चीज अच्छी बात है कि आज की तेजी के बावजूद पुट कॉल रेशियो में थोड़ी कमी आती हुई दिखी है इंट्राडे में। इसका मतलब क्लियर है कि ओवरऑल बहुत एक्सेसिव लॉन्ग पोजीशन नहीं बनी है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी होती दिख रही है, और पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ओवरबॉट नहीं है। नहीं तो ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो में थोड़ी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग की आशंका रहती है। तो आज दो चीज चाहिए, निफ्टी 16,200 के ऊपर बंद हो और बैंक निफ्टी 36,200 के ऊपर बंद हो तो बड़ा, 36,100 के ऊपर बंद हो तो बड़ा ब्रेकआउट, और नहीं तो 36,000 के ऊपर भी बंद हुआ, 16,175 के ऊपर कहीं भी बंद हुआ तब भी अच्छा माना जाएगा। तो लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखें, अगर अगली आखिरी 1 घंटे में कमजोरी आए तो कल के लिए खरीदारी भी करें। जी दी, बिल्कुल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग पोजीशंस को भी होल्ड करें, और अगर कोई कमजोरी आए इन लेवल्स पर तो कल के लिए खरीदारी भी करनी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट व्यू बाजार पर। चंबल फर्टिलाइजर के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय में आपने अच्छी बढ़त देखी है, मुनाफा भी 299 करोड़ से बढ़कर 381 करोड़ का आते हुए दिखा है। हालांकि कामकाजी तौर पर थोड़ी सुस्ती है। कामकाजी मुनाफा 621 करोड़ से घटकर 581 करोड़ का है, और मार्जिन 19.3% से घटकर 16.4% के आपको आते हुए दिखे हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर के नतीजे आपकी स्क्रीन पर कामकाजी तौर पर कमजोर, पर आय में और मुनाफे में आपने अच्छी बढ़त देखी है इस कंपनी के लिए। चलिए नजर डालते हैं और कहां पर इस समय बाजार पर एक एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक जो सुबह से काफी कमजोर है, एक बार उस पर राय लेनी थी सचित जी से। सचित जी, कोफोर्ज पर जरा एक व्यू दें। 6% नीचे है, सुबह एक बड़ी ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी थी, उसके बाद से ही दबाव है। यूजुअली काफी एक्टिव काउंटर रहता है। 6% नीचे का क्या मतलब होगा सचित जी, और क्या अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आगे दिख रहे हैं या फिर और वीकनेस आ सकती है? दीपांशु, काफी समय से यहाँ पर एक काफ़ी बेहतरीन बुलिश सीक्वेंस मेंटेन रही है, एंड जिस तरीके से 5,000 के आसपास ये स्विंग हो रहा था, अगर इसका RSI देखें तो लगभग अराउंड 88 के आसपास पहुंच चुका था। तो वो एक काफ़ी अच्छे संकेत थे कि एक एक्सट्रीम ओवरबॉट काइंड ऑफ अ सिचुएशन है काउंटर में। बट जिस तरीके से ये करेक्टिव आई है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि कहीं जाकर 4,600 550 के आसपास ही इसका एक अच्छा बेस है। सो जिस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है, मुझे लग रहा है एलिवेटेड बेस के काफी नजदीक आ चुका है काउंटर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ज्यादा बिकवाली नहीं होनी चाहिए, जो भी होनी थी वो हो चुकी है। वहां से अगर हम RSI का रीडिंग देखें तो लगभग 3 दिनों में ही RSI वापस 53 के आसपास स्विंग हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 1 से 2 दिनों में यहाँ पर मूवमेंट स्टेबलाइज होगी, एंड एक नई फ्लोर यहाँ पर रिकन्फर्म होगी अराउंड 4600 4550 इस पर्टिकुलर जोन में। तो डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी के शॉर्ट्स है तो 1 से 2 दिनों में काट देने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक सवाल है कोफोर्ज का। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से कल के 2000 भी आ रहे हैं, पर उससे पहले एक बार जरा चार्ट्स पुल अप करिए गोदरेज कंज्यूमर की, क्योंकि इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर वायदा कारोबार से FMCG की कंपनी, कंसोलिडेटेड मुनाफा 414 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान 420 करोड़ का था, तो एकदम अनुमान मुताबिक मुनाफा आपको आते हुए दिखा है। 2890 की
2890 करोड़ की आय आई है, हमारा अनुमान 2830 करोड़ की आय का था। तो लगभग अनुमान मुताबिक ही यहाँ पर आपके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक सवाल है गोदरेज कंज्यूमर का, देखना पड़ेगा डाबर से जो हमने शानदार वॉल्यूम ग्रोथ देखी है उसके बाद, और मैरिको से भी हमने बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ देखी थी, उसके बाद किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ रही है गोदरेज कंज्यूमर की, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में देखने के लिए। साल दर साल तो ऑफकोर्स कम बेस है तो वो एक फैक्टर है, बट तिमाही दर तिमाही कैसी परफॉर्मेंस रही है उस पर भी रखना पड़ेगा आपको नजर। फिलहाल आय और मुनाफे का आंकड़ा एकदम अनुमान मुताबिक गोदरेज कंज्यूमर का आते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ 15% की कंपनी की ये आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास, बिगुल कल के 2000 का। जी सर बताएं। दीप, इस मजबूती के मार्केट में बिकवाली करने की, जी दीप, इस मजबूती के बाजार में बिकवाली करने की राय है, इसीलिए स्टॉक पहले फ्लैश नहीं किया। नहीं तो पता चला कि आप स्टॉक का नाम देखते ही पहले आमतौर पर ट्रेडर्स ये समझते हैं कि खरीदारी का ही ट्रेड होगा, इसलिए मैं पहले से पूरा आपको आगाह करके बता रहा हूँ कि राय बिकवाली की है और बिकवाली करनी है ग्रासिम के फ्यूचर्स में। जी हाँ, ग्रासिम के फ्यूचर्स 1553, 1555, 1550 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर बिकवाली करने की राय, और बिकवाली करने की राय इस वजह से, देखिए ग्रासिम के पास एक 11% हिस्सेदारी आइडिया की, एक तरह से होल्डिंग कंपनी आप इसे मान सकते हैं, यहाँ पर वो स्टेक होल्ड करते हैं ग्रासिम, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर आइडिया मुश्किल में आता है और अगर आइडिया डिफॉल्ट होता है या फिर आइडिया बंद होता है तो उसका असर ग्रुप कंपनी पर, होल्डिंग कंपनी पर आता ही आता है। तो ग्रासिम में जिस तरह से स्टेक तो और उसका असर ये होता है आमतौर पर फिर इनके लिए फंडिंग लेना मुश्किल होता है, फंडिंग के रेट्स बढ़ते हैं और बैंक्स की तरफ से प्रेशर रहता ही रहता है। तो हमें लगता है कि ग्रासिम के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी अगर आइडिया के जिस तरह की खबरें आती दिख रही डिफॉल्ट को लेकर। 1530 और 1500 ये दो टारगेट आप ट्रेडिंग के लिहाज से लेकर चलें नीचे की तरफ। 1550-55 में भी बेचें, 1570-75 तक आए तो और बेचिए, 1580 का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे की तरफ 1530 और 1500 दो छोटे टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है और उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। तो ये एक परफेक्ट हेज हो सकता है मजबूती वाले मार्केट में नीचे की तरफ, जहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं ग्रासिम में। ये है राय। आइए ग्रासिम के चार्ट पर एक बार जय से राय ली जाए। जय, देखिए जरा ग्रासिम के चार्ट पर दीजिए अपनी राय। नहीं जी, ग्रासिम जहां तक इसका सवाल है, काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह से स्लोली ग्रेजुअली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। एंड पिछले, अगर अनिल जी मैं आपको एक डेटा शेयर करूँ तो मई महीने से अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने कभी भी अपने 50 डेमा को ब्रेक नहीं किया है। इनफैक्ट टेक्निकली मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब जब ये 50 डेमा के पास आया है वहां से ये स्टॉक में फिर से एक प्रीवियस स्विंग हाई को निकलकर एक प्रीवियस एक न्यू लाइफ टाइम हाई बना है। तो अगर हम इसको क्लियरली देखें तो इसका 50 डेमा जो है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1509 1510 के रेंज में आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम प्रीवियस स्विंग लो देखें तो करीब 1486 है अनिल जी। तो ये 1486 1510 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। ये जब तक ग्रासिम में होल्ड करेगा तब तक ये स्टॉक में हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अप मूव देखेंगे। एंड अपर एंड ऑफ द रेंज जो इसकी बनकर आ रही है दैट वुड बी अराउंड 1640 1650, 1650 तक ये जो स्टॉक जा सकता है अगर ये 1510 से लेके 1486 की रेंज को होल्ड करता है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम के चार्ट्स पर राय जय की तरफ से आती हुई। आइए सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब से एक पिक तो हम ले चुके हैं और दूसरी पिक लेना बाकी है। सेठी साहब, रेन इंडस्ट्रीज आपने बताएं सर आज के लिए दूसरा स्टॉक आपका। बिल्कुल अनिल जी, दूसरा स्टॉक देने के पहले एक अपडेट भी देना अनिल जी। कल मैंने एक स्टॉक रिकमेंड करा था गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो कि मैंने 565 के लेवल पे रिकमेंड करा था। 600 के टारगेट थे मेरे, वो आज अचीव हो गए। अभी 602 पे ट्रेड कर रहा है और 615 के हाईज लगाए हैं, जबकि आज मिड कैप्स अच्छा नहीं कर रहे, बट इस स्टॉक ने आज अच्छा किया। अनिल जी, जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है ये भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है MSTC लिमिटेड। MSTC जो कि अभी 282-83 के लेवल पे है। अनिल जी, आपको याद हो तो बजट वाले दिन जब स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ था तब इस स्टॉक को मैंने 200 के लेवल पे रिकमेंड करा था और वहां से फिर उसके बाद के 15 दिनों के अंदर स्टॉक डबल हो गया, 400 के लेवल्स टच किए और वहां से अब ये करेक्ट होकर आजकल 280-82 के लेवल पे आ गया है स्टॉक। एक सॉलिड कंपनी है, एक मिनी रत्ना कैटेगरी की PSU स्टॉक है, जो कि फेरस स्क्रैप, जो स्क्रैप होता है उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेनली कारोबार के लिए इसको बनाया गया था और वही कारोबार करती है। बट ये तो इसका एक बिजनेस है, इसके अलावा इसको एक प्लेटफॉर्म बिजनेस के रूप में भी देखना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी
ई कॉमर्स के फील्ड में है, जैसे ई ऑक्शन होते हैं जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो कोयले का होता है या लैंड का होता है, वो सब इसके प्लेटफॉर्म पे होता है। फिर ई सेल, फिर ई प्रोक्यूरमेंट, और जैसे अभी उड़ान जो एक गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस करी जिसके अंतर्गत एयरपोर्ट्स के लिए बिडिंग करना था, तो वो भी इनके ही प्लेटफॉर्म पे होती है। तो ई बिडिंग का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर ई रकम करके इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत ये राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, रकम का मतलब राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, ये नाम से पोर्टल है जो कि एग्री प्रोड्यूस के बाई और सेल के लिए प्लेटफॉर्म है। फिर जैविक खेती करके भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑर्गेनिक जो फूड है, जैविक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक फूड के उसके लिए भी है। फिर रिसाइकलिंग का कारोबार है। तो ऑल इन ऑल इसको एक प्लेटफॉर्म बिजनेस, जैसे हम IRCTC को देखते हैं, MCX, BSE, फिर IEX, इन सब स्टॉक्स को देखते हैं और वहां पे एक दमदार तेजी हमने पिछले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में देखी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी थोड़ा उस तरह से भी देखा जाना चाहिए। बाकी फंडामेंटल सॉलिड है। मार्च क्वार्टर में पैट आया 75 करोड़ का, जो कि पिछले साल सिर्फ 4 करोड़ का था, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 1 करोड़ का नुकसान के सामने 75 करोड़ का पैट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के 18.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का, और डेट में भी अच्छा खासा रिडक्शन किया है। डेट इक्विटी रेशियो जो कि पिछले साल 0.55 था, वो घट के अब 0.28 हो गया है। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है। इसके भी नतीजे इस क्वार्टर के शायद अगले वीक आएंगे, 13 तारीख को है शायद। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 300-310 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। स्टॉप लॉस रखे 275 रुपए का। ओके, 275 के स्टॉप लॉस के साथ 300-310 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ओके, ऑर्गेनिक को हिंदी में जैविक कहते हैं। अभी आपने बताया ना सेठी साहब, जैविक ही कहते हैं ना? हाँ अनिल जी, जैविक कहते हैं। गलत है क्या अनिल जी? पढ़ाई की थी या कहीं गूगल में चेक करके? नहीं, गूगल में चेक करके कंफर्म करके आए थे, पहले वाकई में पढ़ाई किया हो वो याद है पुराना वाला? नहीं, पुराना वाला याद नहीं। अभी जब कंपनी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तब देखा कि जैविक खेती नाम का इनका पोर्टल है, और उसमें ये ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस, उस पे बाई सेल वगैरह होता है इसमें। तो उस हिसाब से अनिल जी मालूम है जैविक। और वैसे ये जैविक हथियार करके कई बार आता भी है, तो जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स को जैविक करते हैं, तो हो सकता है उस लिहाज से भी कुछ पता था अनिल जी। हाँ, चलिए बढ़िया है। वो कुछ लोग कार्बनिक कहते हैं, कुछ लोग जैविक कहते हैं, लेकिन हाँ ठीक है। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ के आए, वो अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने कहा उसे हाईलाइट कर दिया जाए। तो सिटी साहब की पसंद है MSTC, 275 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, और ऊपर के टारगेट आपको रखने 300 और 310 रुपए के लिए। ये है उनकी तरफ से राय आती हुई दिख रही है। ओके, और इस बीच एक खबर और आती दिख रही है, हमारी टीम इसे कंफर्म भी करेगी, लेकिन मुझे कहीं से न्यूज़ आती दिख रही है कि हमारे जो भारतीय पहलवान है रवि कुमार, वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। अरे वाह, ये तो कंफर्म हो चुकी है ये खबर। ये तो बड़ी खबर है भाई, आज जरा इसको अच्छे से बड़े से फ्लैश किया जाए। भारतीय पहलवान रवि कुमार अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो सेमीफाइनल का मुकाबला उन्होंने जीता है, और एक और गोल्ड मेडल आने की इस तरफ उनका कदम बढ़ता हुआ। तो रवि कुमार पहुंच चुके हैं फाइनल में। ये बड़ी खबर टोक्यो से आती हुई दिख रही है, ओलंपिक से आती हुई दिख रही है, जोश बढ़ाने वाली खबर है। भारतीय पहलवान फाइनल में पहुंचते हुए दिख रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि इस बार का पहला गोल्ड मेडल रवि कुमार के नाम पर हो। तो ये एक बड़ी खबर हमारे लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। बॉश के रिजल्ट आते दिख रहे हैं, 120 करोड़ के घाटे के सामने मुनाफा 260 करोड़ का। दमदार रिजल्ट साल दर साल तो दिख ही रहे हैं। आजकल क्या रिजल्ट को दोनों तरीके से देखना होता है, साल दर साल भी और तिमाही दर तिमाही भी। और बॉश का स्टॉक मुझे याद है, जय ठक्कर लगातार रिकमेंड करते हुए आए हैं पहले भी। जय, आपको देखने चार्ट, फिर से स्टॉक भाग रहा है 300 रुपये ऊपर, 2% मजबूत है। 100 करोड़ का घाटा था पिछले साल इसी तिमाही में, अब मुनाफा आया है 260 करोड़ का। ये है पहला रिजल्ट आपके लिए, पहला आंकड़ा आपके लिए रिजल्ट का। बताएं जय, क्या लेवल्स रखने चाहिए, क्या करना चाहिए? जी 16,125 तक ये स्टॉक चल सकता है और भी यहाँ से। तो अब देखिए लगभग 500 पॉइंट की और एक तेजी देखने मिल सकती है स्टॉक में। आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी, लगभग 15,000 के आसपास से मैं इसको रेकमेंड करते आ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में अनिल जी कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। 50 डेमा के आसपास इस स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, और फिर से इंडिकेटर्स में, मोमेंटम इंडिकेटर्स में क्लियर बाय क्रॉसओवर देखने मिला है। तो जो एक मोमेंटम लॉस्ट हो गया था ये स्टॉक में, और लगभग हम देख रहे हैं कि
मई महीने से जो एक कंसोलिडेटिंग मोड में चले गया था, ये 2.5 महीने का कंसोलिडेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो पहले तो 16,120-25 के लेवल्स, और वो अगर निकलता है अनिल जी, तो ये जो रेंज है ये स्टॉक की लगभग 1300 पॉइंट की रेंज है। सो 16,125 के ऊपर लगभग आपको और 1300 पॉइंट यानी कि 17,500 तक के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड और बॉश में देखने मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है इसका। पैटर्न बॉश के लिए आते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच रवि कुमार या रवि दहिया, जो भी आप जिन नाम से उन्हें बुलाना चाहें, हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाते हुए कजाकिस्तान के पहलवान को उन्होंने हराया है और 57 किलो वर्ग में अब वो पहुंच चुके हैं फाइनल में। बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए आती दिख रही है टोक्यो से, एक बड़ी उपलब्धि रवि दहिया की तरफ से फाइनल में पहुंचते हुए। आइए एक और बढ़िया और बेहतरीन कॉल आने की तैयारी में सुमित जी की तरफ से एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए, मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है। अच्छा, सुबह वाला जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ऑप्शन दिया था वो इंट्राडे में टारगेट हिट हो चुका है और उसके ऊपर 300 पॉइंट और ऊपर जा चुका है। तो ये तो था सुबह वाले बैंक निफ्टी के एक्सपायरी ऑप्शन का अपडेट। और अब अनिल जी 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की तो होता है कॉल देना, लेकिन फिर भी कॉल तो निकालेंगे अनिल जी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बैठा है, मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी अभी यहाँ से और मजबूती दिखाने को तैयार है। तो बैंक निफ्टी का 36,000 वाला कॉल 170-180 के आसपास खरीदना है। अभी 190 के 95 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी ले सकते हैं, नहीं तो 170-180 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया बैठेगा। बैंक निफ्टी 36,000 का कॉल कल के एक्सपायरी का खरीदारी करें, 70 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट 270 और 350। बैंक निफ्टी 36,000 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। ओके, 36,000 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे और वाकई में 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग कल बैंक निफ्टी को मजबूत रखेगी और इंडिविजुअली लगभग सारे बैंक मजबूत होते हुए दिख भी रहे हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। सुमित जी की तरफ से बेहतरीन कॉल ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है एक्सपायरी का 36,000 का इन द मनी कॉल ऑप्शन 270 और 350 के टारगेट के लिए। और बैंक निफ्टी वाकई में बहुत ही तगड़ी और मजबूत क्लोजिंग देने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से बेहतरीन कॉल। शुक्रिया सुमित जी इस बेहतरीन कॉल के लिए। आपने भी सुबह बहुत तगड़ा कॉल दिया था बैंक निफ्टी पर भी जय, आपका तो मेरे ख्याल से 35,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन था, सारे टारगेट आ भी गए होंगे। अब 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज देने को तैयार है आज। क्या लगता है आपको 36,500 36,400 तक का रास्ता दिखता है कल परसों के लिए? जी अनिल जी, बिल्कुल। इनफैक्ट 35,500 का जो कॉल ऑप्शन दिया था आपने काफ़ी मोटिवेट किया था तभी देने को। तो मैं तो इसका सारा ही क्रेडिट आपको देना चाहूँगा अनिल जी तभी, बिकॉज मैं निफ्टी पर दे रहा था और आपने काफ़ी मोटिवेट किया। बैंक निफ्टी पर आपने जो हिसाब से पूछा और मेरा व्यू पॉजिटिव था ही इनफैक्ट। और जो 36,000 और 36,100 के लेवल्स हम टारगेट कर रहे थे अनिल जी, उस लेवल्स आ गए स्पॉट में। और कॉल ऑप्शन के तो सारे ही टारगेट्स उसमें आ गए, इनफैक्ट ओवर अचीव हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस जो हिसाब से 36,000 का एक लेवल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI भी हमें देखने मिल रहा है कॉल फ्रंट पर, उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। और टेक्निकली भी अगर हम देखें अनिल जी तो यही एक लेवल है जहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी ने अच्छी तरह से निकाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुमित की बात से सहमत हूँ कि यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं अनिल जी। इनफैक्ट मैं भी इसमें एड ऑन करना चाहूँगा, मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन देना चाहूँगा अनिल जी। सो अनिल जी अगर आप बिगुल बजवा दे तो मैं इसमें कॉल दे देता हूँ। बिल्कुल बिगुल है जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी इसमें खरीदना है मोस्ट ऑफ द टाइम हम देख अनिल जी मैं इन द मनी कॉल काफ़ी टाइम प्रेफर करता हूँ, बट इसमें अनिल जी मैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ। 36,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मोमेंटम जो हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड मुझे बढ़िया नजर आ रहा है। 36,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 12 अगस्त की एक्सपायरी का, जो करीब अभी आप देखो तो 370 के आसपास जो अनिल जी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगाना है लगभग 174 पर अनिल जी, तो 370 पर खरीदे, 174 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट अनिल जी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर हम देखें तो अगर 36,500 तक भी जाता है ये स्टॉक बैंक निफ्टी अगर
इमीडिएट बेसिस में 1-2 दिन में ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फर्स्ट टारगेट जो बनकर आएंगे दैट वुड बी 561, सेकंड टारगेट जो अनिल जी इसका बनेगा दैट वुड बी 670। 561, 670 ये 2 टारगेट्स के लिए हम खरीद के चल सकते हैं 36,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 12 अगस्त की एक्सपायरी का। अगस्त की एक्सपायरी का एक बेहतरीन कॉल ऑप्शन आपके लिए आने की तैयारी में है। बैंक निफ्टी का अगले हफ्ते की सीरीज का खरीदें। सुमित जी ने आपको 36,000 का इस हफ्ते की सीरीज का बताया था 170-195 में लेने के लिए, और जय कह रहे हैं कि अगले हफ्ते का ले लीजिए। आपको जो समझ में आए, कल के लिए आज से लेना है तो कल के लिए आज से लीजिए, अगले हफ्ते के लिए आज से लेना है तो अगले हफ्ते के लिए आज से लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। बैंक निफ्टी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में जोश भरने वाली है, और 36,100 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो गया तो फिर ये जो कहते हैं कि ये तो फट जाएगा, वैसा वाला मामला है। फटने की तैयारी में बैंक निफ्टी अगर 36,100 के ऊपर आज बंद हो जाता है तो। आइए बढ़ते आगे। 2 बिगुल आपके लिए कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, और सेठी साहब भी देंगे आपको एक बेहतरीन पिक। तो आइए पहले बिगुल चार्ट कॉर्नर बनाए सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है सिप्ला में, जहां पर के एक पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है जिसको बुलिश वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इसका अगर इंट्राडे चार्ट देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त चार्ट है, क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो सिप्ला में खरीद करके चले। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, सिप्ला में खरीदारी की राय है, पैटर्न कुणाल जी ने बखूबी समझा दिया है। तो 927 927 का स्टॉप लॉस है, 960 के एक मुश्त टारगेट के लिए सिप्ला पर खरीदारी की राय है। ओके, सिप्ला में ये कौन सा पैटर्न बताया कुणाल जी? कौन सा ये पैटर्न का नाम मैं पहली बार ही सुना। अगर मैंने या तो मैंने ढंग से नहीं सुना, और ढंग से नहीं सुना तो पहली बार सुना। अनिल जी देखिए, पैटर्न का नाम है बुलिश एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न। तो अनिल जी इसमें बेसिकली जो लेटर वी है, जो अक्षर होता है वी फॉर विक्ट्री, उसकी आकृति अनिल जी चार्ट पर उभर करके आती है, तो इसको वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। और वो इसके चार्ट पर अनिल जी बन गया है, ब्रेकआउट आ गया है। वीर बंसल मतलब पीछे सरनेम बंसल है उसमें पैटर्न में, और आगे वीर, जैसे कि बंसल जी का कोई भतीजा भांजा हो, इस तरह का नाम, ये किसी बच्चे का वीर, फिर पीछे बंसल। वीर बंसल ही बोला ना। वी रिवर्सल बंसल नहीं है जी, गलत सुना आपने। तो हमने तो सबने बंसल ही सुना। वी रिवर्सल रिवर्सल। पैटर्न का नेम चेंज कर दो। ऐसा रिवर्स किया आपने, तो बोला पहले बंसल अब बोला पहले बंसल, अब रिवर्स कर दिया आपने कुणाल जी। चलिए, वी रिवर्सल, मुझे लगा वीर बंसल जी, मैंने कहा बंसल जी के नाम के पैटर्न भी बनाने लगे। चलिए आइए सिप्ला में पैटर्न का नाम चेंज कर दो, और सिप्ला खरीद कर चले। ये है कुणाल जी रक्स। बिल्कुल बिल्कुल। सिप्ला कल रिजल्ट्स आने वाले, जहां तक मेरा ख्याल है कल ही है ना सिप्ला के रिजल्ट, गुरुवार को। जी हाँ, कल है सिप्ला के रिजल्ट। निफ्टी की एकमात्र कंपनी कल रिजल्ट पेश करेगी, और उसके अलावा 6 कंपनियां और हैं जिनके रिजल्ट्स आने वाले। गेल, आरईसी, आईबुल, शायद गेल भी तो निफ्टी का ही होना चाहिए, देखना पड़ेगा। एनीवे, लेकिन रिजल्ट्स हैं कल भरपूर यहाँ पर आते हुए कल के सेशन में। आइए 960 का टारगेट रखें, 927 का स्टॉप लॉस। एक बिगुल सेठी साहब के लिए, सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। आमतौर पर सेठी साहब 2:30 बजे वाले शो में आते हैं, एक बिगुल बजता है, 2 स्टॉक देते हैं, फिर चल जाते हैं। सेठी साहब, देखा आपने पूरे शो में बैठने का फायदा, बार बार बिगुल बजता है। देखिए आपके अगली वाली पिक पे फिर से बिगुल बजा है। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक देने के पहले आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दाद देनी पड़ेगी। कहाँ से वी रिवर्सल को वी रिवर्सल, और क्या क्या कर पाते हैं आप। तो अनिल जी, कपिल शर्मा जी की तो बिल्कुल खटाई में है उनकी जो जॉब है वो, अनिल जी, आने वाले दिनों में। बाकी अनिल जी जो ना बिल्कुल चिंता न करें। जी जी सेठी साहब बोलिए। हाँ, जो मेरा अभी का पिक है अनिल जी, एक बोल्ड ऐसा है ना। अच्छा, अब आप रुकी, अच्छा अब आप रुकी गए तो बता देता हूँ। ये ऐसा प्रपोजल पहले भी 1-2 बार आया है मेरे साथ में।
हमारे सारे एक्सपर्ट्स का उनको दिखाइए। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला आप तो इतना बढ़िया शो कर, कपिल शर्मा से बढ़िया शो कर लोगे ये, तो फिर मेरा जवाब वही था कि देखिए हम तो वो कर लेंगे, लेकिन कपिल शर्मा थोड़ी हमारी तरह से मार्केट का शो कर पाएगा, तो फिर क्यों किसी की अच्छी खासी चल रही है तो उनकी दुकानदारी चलने दे, हमारे यहाँ पर जो हमारा शो चल रहा है बढ़िया है, दोनों अपनी अपनी जगह पर खुश है तो वो अच्छा कर रहे हैं, उनको करने दे, फालतू में दूसरों को क्यों नजर लगाने का, अच्छा काम चल रहा है उनका। जी बंसल जी। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। देखिए अनिल जी, पता होता क्या है, जब कोई इस तरीके की बात करता है ना कि आप कपिल शर्मा का शो करेंगे, तो अनिल जी काफी लोगों के ना अरमान जग जाते हैं जिनकी नजर आपकी कुर्सी पर है, तो अनिल जी उनके सोए हुए अरमान जग जाते हैं। और डिस्क्लेमर ये अनिल जी, मैं और कुणाल जी तो अपने चार्ट कॉर्नर से खुश हैं, बट ये अनिल जी हकीकत है, काफी लोग चाहते हैं कि आप वो कपिल शर्मा वाला शो करें तो आपकी कुर्सी उनको मिले। अच्छा अब समझा, मैं तो अब तक ये समझ रहा था कि मेरी तारीफ की जा रही है। ओके, नजर कुर्सी पर है। सेठी साहब आप तो ऐसे न थे, चलिए कोई बात नहीं। आशीष जी का तो समझ में आता है, आप ऐसा कब से सोचने लगे? आइए बताइए अपनी पिक। आप आश्वस्त रहे, मेरी कोई मंशा नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ अनिल जी। बाकी अनिल जी आप जोक सपाट, जो मेरी पिक है आज की, जो मेरी अभी F&O से स्पेस से पिक है, एक बोल्ड एंड कॉन्ट्रेरियन बेट है अनिल जी। आज जब सब मेटल स्टॉक्स पे बिकवाली देख रहे हैं, मैं बोलता हूं आज मेटल स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, और यहाँ पे आज मैं सेल पे खरीदारी करने की सलाह, जो कि अभी 137.5 के लेवल पे अगस्त के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 137.50 पे। इस स्टॉक पे आज खरीदना चाहिए। इसके कई कारण है, एक तो इसके परसों नतीजे आएंगे और कोई डाउट नहीं है कि सेल के नतीजे इस बार तोड़फोड़ होंगे। हमने JSW स्टील के नतीजे देखे, हमने बाकी भी मिड कैप स्टील कंपनीज के नतीजे देखे, नतीजे तोड़फोड़ होंगे, और ये जानते हुए भी चूंकि आज मेटल सेक्टर पे दबाव है, इस स्टॉक में भी दबाव है, मुझे लग रहा है कि अच्छा मौका इस स्टॉक को खरीदने का। मेरा इसमें रिजल्ट तक का ही टारगेट है 145 रुपए का पहला, 150 का दूसरा, स्टॉप लॉस रखना 132 रुपए का। नहीं बिल्कुल, सेल परसों आने वाले हैं इसके नतीजे, और नतीजों से पहले आज थोड़ा हमने सुस्ती देखी है। एक्चुअली शुरुआत मेटल स्टॉक्स की अच्छी हुई थी, फिर सुस्ती आई, बट अब रिकवरी भी दिखा रहे हैं। इस बीच अनुराग ठाकुर साहब बात कर रहे हैं कैबिनेट ब्रीफिंग में, वहां पर चलेंगे जब कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स वहां पर आपको आते हुए दिखेंगे। पर सेल पर रखनी है नजर, फ्राइडे को नतीजों से पहले सेठी साहब की खरीदारी की राय है। नतीजे आने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए अपोलो टायर्स के भी, एक बार जरा इस पर भी डाल देते हैं नजर। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, देखिए सिमिलर स्टोरी है कि साल दर साल नतीजे अच्छे रहेंगे और क्वार्टर कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि साल दर साल जो ऑटो सेल्स थी उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर थोड़ी वीकनेस देखने मिली है पिछले कुछ महीनों में हमने देखा, तो उसी का इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। घरेलू बिक्री थोड़ी कमज़ोर रहेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, खासकर यूरोपियन बाजारों में अच्छी वहाँ पर सेल्स हुई है, और वहाँ पर जो इस कंपनी के ओवरऑल प्राइसिंग है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली। कुछ प्राइस हाइक कंपनी ने लिए तो उसका भी फायदा मिलेगा। हालांकि घरेलू इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो कच्चे माल के जो दाम बढ़ा है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। टोटल रेवेन्यूज करीब 49.6% बढ़ेंगे साल दर साल, 4,300 करोड़ पे आएंगे। एबिटा 570 करोड़ पे आएगा। मार्जिन जो है 13.2% पे आने वाले हैं, साल दर साल 8.2% से बढ़ के क्वार्टर 16.2% से घट के, और साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आएगी। 140 करोड़ का मुनाफा करेगी, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 134 करोड़ का कंपनी ने घाटा किया था, लेकिन क्वार्टर मुनाफा जो है इस कंपनी का आधा होने वाला है। तो सेम स्टोरी, साल दर साल बेहतर, क्वार्टर कमजोर। बिल्कुल, तो साल दर साल बेहतर, क्वार्टर कमजोर नजर रखेंगे। ऑटो स्टॉक्स पर आपको एक्शन बनते हुए देख रहा है। सेठी साहब जरा एक राय दें। एक तो मारुति ने चिप शॉर्टेज की बात करी, बॉश की भी कमेंट्री देखें तो वो कह रहे हैं कि हमारा आउटलुक आगे के लिए कॉशियस है, कोरोना की डिसरप्शन और सप्लाई चेन की परेशानी को लेकर, और अपोलो टायर्स के भी नतीजे आने वाले हैं। क्या व्यू बनता है सर ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो से जुड़ी कंपनीज में, क्या आने वाले समय में थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है सर? नहीं बिल्कुल दीपांशु, थोड़े शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज जिस तरह से इनके जो कमेंट्री आ रही है, या जो एक तो चिप की शॉर्टेज के कारण हमने देखा टाटा मोटर्स में भी अच्छी खासी पिटाई हुई, अब मारुति भी कह रही है चिप्स की शॉर्टेज, और प्लांट्स भी कुछ 3 सैटरडे बंद रखेंगे, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव रह सकता है। तो उस लिहाज से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी करने की सलाह नहीं रहेगी। बट ये जो अगर कुछ सब्सटेंशियल गिरावट आती है तो जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है उनको खरीदारी करने के अच्छे मौके मिलेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखना चाहिए, रडार पे रखना चाहिए, और अच्छे डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह है।
ओके, तो रेडार पर रखिए, डिक्लाइंस पर खरीदारी की सलाह है, बट जो कमेंट्री आई है और आउटलुक आ रहा है कंपनीज की तरफ से वो थोड़ा चिंताजनक है, स्पेशली जो बॉश ने अभी अपने स्टेटमेंट में भी डाला है। चलिए ऑटो स्टॉक्स पर नजर है। अपोलो टायर्स का स्टॉक नतीजों से पहले डेज लो पर 2% नीचे, पर एक कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर। चलते हैं उनके पास। बिगुल बताएं जय। जी दीप, मुझे तो तेजी अभी भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। 16,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 143 पर ये मिल रहा है दीप। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 88 पर। फर्स्ट टारगेट जो इसका दीप बनेगा वो रहेगा 209 का। थोड़ा लंबा टारगेट दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी में बन रहा है वो 16,350 का है, एंड उसके बाद जो टारगेट बनेगा वो 16,450 का। ये दो लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सो 16,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 88 के स्टॉप लॉस के साथ। 143 पर 209 का पहला टारगेट रहेगा दीपांशु। दूसरा टारगेट जो बन रहा है दैट वुड बी अराउंड 225। एक कंसोलिडेशन हमें थोड़ा बहुत देखने मिला है। जब निफ्टी ने 16,290-92 का जो हाई मारा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी छोटे से एक रेंज में आ गया लगभग 3-4 घंटे से। बट देन ये कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से हमें देखने मिलती है। बट द सेम टाइम 16,200 पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है पुट फ्रंट पर, और दैट शुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। उसके नीचे जब तक बंद नहीं करता, आई थिंक द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। और जय, ये जो 16,200 की कॉल पर आप खरीदारी करवा रहे हैं, ये कल की एक्सपायरी की है या फिर आप 12 अगस्त की बात कर रहे हैं? जी दीप, ये 12 अगस्त की, सॉरी वो मैं मिस आउट कर गया कहने के लिए। 12 अगस्त की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है। बिल्कुल, तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी का ऑप्शन है, ना कि कल की। बट 16,200 की कॉल, ये है जय ठक्कर की राय इस समय। नजर रखिए इस पर, एक्शन यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा मूवमेंट, आप जो मैं ऑटो स्टॉक्स की बात कर रहा था उसका आप इम्पैक्ट भी देखिए। एस्कॉर्ट्स के चार्ट्स जरा पुलअप करिए, क्योंकि अब सभी ऑटो स्टॉक्स में आप थोड़ा सा बिकवाली का रुझान बनते हुए देख रहे हैं, पर एस्कॉर्ट्स पर आप नजर रखिए क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पर स्पाइक आते हुए दिख रहा है। बाकी ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी है, एंड आई थिंक एस्कॉर्ट्स के भी नतीजे कल या परसों आने वाले हैं, तो उससे पहले इस काउंटर पर भी आपको एक्शन बन रहा है। कल आने वाले हैं एस्कॉर्ट्स के नतीजे, और उससे पहले थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है एस्कॉर्ट्स। अभी एक स्पाइक आया है। सचिन जी जरा राय दें एस्कॉर्ट्स की चार्ट पर। बाकी ऑटो स्टॉक्स वीक हैं, यहाँ पर एक स्पाइक आ रहा है। डेफिनेटली ये काफ़ी रिलेटिवली स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट अगर हम पिछले 4 दिनों का डेटा ही देखें तो लगातार मार्केट में मोमेंटम आने के पहले से यहाँ पर एक स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि कल के सत्र में अराउंड 1277 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है ये जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड लिया अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जिस इंटेंसिटी से इसने काटा है, एंड ये सीक्वेंस इसने जो एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस थी लगभग अराउंड 13-14 ट्रेडिंग सेशंस की, इसने 3 सेशंस में ही वो कंप्लीट कर दी है। तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश इंपल्स बनने के ये संकेत है। सो लगभग 1300-1305 के आसपास के स्विंग्स बनने की पोटेंशियल लग रहा है ये पर्टिकुलर वेव। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1205 के आसपास, एंड खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए एस्कॉर्ट्स में। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है ये स्विंग्स अगले 1 से 2 दिनों में ही बनने चाहिए। सो 1305 के आसपास आने के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। ओके, तो पॉजिटिव व्यू है एस्कॉर्ट्स का। कल आएंगे नतीजे, क्या नतीजों से सहारा मिलेगा या बाकी ऑटो कंपनीज की तरह यहां से भी थोड़ी परेशानी बन सकती है? आइए नतीजों का एक बार अनुमान ले लेते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए एस्कॉर्ट्स के नतीजे कैसे रहेंगे? डेफिनेटली दीप, तो देखिए जो ट्रैक्टर्स की बिक्री है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने मिली थी पिछले कुछ समय में। आपने देखा पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा कि लगातार ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ी है, तो उसका इंपैक्ट इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा। हालांकि क्वार्टर ट्रैक्टर की बिक्री जो है उसमें 20% की गिरावट आई है। साल दर साल रेवेन्यूज 50% बढ़ेंगे, 1600 करोड़ पे आएंगे। मार्जिन 11.3% से बढ़ के 12.5% पे आएंगे, और मुनाफा जो है 68% बढ़ेगा, 155 करोड़ के आसपास से आ सकता है। याद रखिए क्वार्टर कंपनियों ने प्राइस हाइक भी लिए थे, तो इसके लिए मार्जिन में उस तरह की गिरावट नहीं देखने मिलेगी जिस तरह कि आपको ऑटो एंसिलरी कंपनीज में देखने मिल रही है। लेकिन नो डाउट क्वार्टर यहाँ नतीजे जो है वो कमजोर रहेंगे, वहाँ पे आपको गिरावट जरूर देखने मिल सकती है। हालांकि एक बात याद रखिए, जो कुबोटा के साथ इन्होंने करार किया है उसको अभी तक ब्रोकरेज हाउसेस फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। अगर वो भी साथ में मिलकर आया तो शायद आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिलेगा।
तो वहाँ पे ध्यान से नंबर्स देखना कि उसका भी इम्पैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस उसको अभी कंसिडर नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, तो एस्कॉर्ट्स पर देखेंगे किस तरह का मूवमेंट आपको आते हुए दिख सकता है, बट फिलहाल स्टॉक पर तो अच्छा एक्शन बन रहा है। आइए कुछ कॉल्स ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पहले चलते हैं किरण जी के पास। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, उसी स्टॉक पे BTST है और बाय करके चलना है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स ने एक बहुत अच्छे बुलिश वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इधर से करंट लेवल 1240 के आसपास है, इधर बाय करने की सलाह है। 1222 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और कल के लिए मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद मुझे लगता है 1275 से लेके 1285 के टारगेट्स कैजुअली देखने को मिलेंगे। तो इधर एक बुलिश व्यू लेके चलने की सलाह होगी एस्कॉर्ट्स पे। बिल्कुल, तो एस्कॉर्ट्स पर ही रखिए नजर। सचिन जी को भी पसंद आ रहा है 1300 के टारगेट्स के लिए। किरण जी भी ट्रेडिंग के लिए 1280 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, और कल आने वाले हैं इसके नतीजे। देखते हैं जय को क्या पसंद है। बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, ये हैट्रिक हो रही है मेरी ये स्टॉक पे, बिकॉज लास्ट 2 दिन से दे रहा हूँ और दोनों टाइम में प्रॉफिट बुक किया है। अब वापस दे रहा हूँ, वो है कोटक बैंक। इसका 1760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 29.75 पर दीप ये मिल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा दूर प्लेस करेंगे, ऐसे भी इसका लॉट साइज भी छोटा ही है 400 का। सो इसका स्टॉप लॉस दीप जो नीचे की ओर बनेगा, दैट वुड बी 18.60, 18 रुपये 60 पैसे पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 29.5 पे खरीदना है दीप। इसका पहला जो टारगेट बनेगा वो रहेगा 44 का, सेकंड टारगेट बनेगा 53 का। 44, 53 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है, बिकॉज जो मैं 2 दिन से एंटीसिपेट कर रहा था वो हिसाब से चल रहा है। इनफैक्ट आज 200 डेमा के ऊपर बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने मिल रहा है कोटक बैंक में। और दीप, बेस्ट पार्ट ये है कि इसके इंडिकेटर्स में फिर से एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। इनफैक्ट जो हिसाब से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस स्टॉक में देखने मिल रहा है लास्ट 4-5 महीनों से, सिर्फ 5 महीनों के एक डाइवर्जेंस के बाद इतना बढ़िया ब्रेकआउट, और अब लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। 200 डेमा के ऊपर स्टॉक चले गया है। आई थिंक कोटक बैंक इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 1830 1840 रेंज इन दी शॉर्ट टर्म। तो आई थिंक अगर उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये जो हमारे टारगेट्स है वो इजीली अचीव होने चाहिए। तो कोटक बैंक पसंद आ रहा है जय को ट्रेड के लिए, और लगातार बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहाँ पर 2-3 दिनों से बढ़िया एक्शन भी है, तो खरीदारी करके जाए, जय की है ये राय। आइए फिर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, नए रिकॉर्ड्स पर हैं, बाजार क्या करके जाना चाहिए कल वीकली एक्सपायरी से पहले। चलते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास। अनिल जी, ग्लोबल मूड माहौल तो ठीक है, कुछ बदलाव नहीं है। डाउ फ्यूचर्स मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट हैं। यूरोप के बाजारों में आप आधे % की तेजी देख रहे हैं। इसके साथ ही यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1.18% के पास है, वहां पर कोई बड़ा मूवमेंट आपको होते हुए नहीं दिख रहा है। डॉलर में हल्का सा दबाव है, बट बाकी अगर आप देखें तो कोई बड़ा एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में नहीं दिख रहा है। रिकॉर्ड हाई पर है, क्या करके जाए सर? तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए दीप, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको हेजिंग करनी है तो 16,000 का एक पुट ऑप्शन खरीद लें, 250 पॉइंट नीचे का है, और अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें, या फिर 16,500 का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिहाज से। बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर क्लोज देने को तैयार है, एंड एडजस्टेड क्लोजिंग आपकी 36,000 के ऊपर ही आएगी, तो चिंता की कोई खास बात है नहीं। आखिरी मिनटों में थोड़ा सा 36,000 के नीचे आया, लेकिन डरने की बात नहीं। तो बैंक निफ्टी भी मजबूत क्लोजिंग के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में बैंक निफ्टी में भी चाहे तो 35,500 के आसपास का आप एक पुट ऑप्शन खरीद लें। तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड अमेरिका में गिरावट हो जाए और उससे गैप से नीचे खुले तो आपके लिए हेजिंग का काम करें। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी 36,200 और 36,200, 36,350 और 36,500 इन 3 टारगेट के लिए कल के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो दोनों में लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखने की राय है, लेकिन हेजिंग के साथ रखें, क्योंकि 2 दिनों में बड़ी तेजी हुई तो आप एक वो रिस्क के साथ जा रहे हैं, तो हेजिंग जरूर कर लें। और हेजिंग आपको 50-100 पॉइंट की नहीं करनी है, थोड़ी ज़्यादा अगर कहीं गिरावट हो जाए तो उसकी हेजिंग करनी है, अदरवाइज थोड़ी बहुत तो ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। 50-100 पॉइंट तो अगर निफ्टी नीचे ऊपर खुल भी जाता है तो कोई खास चिंता की बात नहीं, उससे ज़्यादा हो तो आपके लिए रिस्क हो जाती है। तो 100-125 पॉइंट के रिस्क तो आप हमेशा लेकर चलते हैं।
उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो मेरे ख्याल से दोनों में लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखी जाती, रखी जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। जी जी ओके तो ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशंस आप अपनी मेंटेन करके रख सकते हैं, हेज जरूर क्रिएट करें क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है और आज ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन रहेगा वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बैन से बेनिफिट एक बार यहां पर भी नजर डाल लेते हैं। चलते हैं आशीष के पास। बताएं आशीष, सन टीवी बना है बैन में, कुछ और बदलाव हो सकता है क्या? सन टीवी बैन से बाहर आ सकता है? सन टीवी आज तो बैन से बाहर नहीं आएगा। फिलहाल भी अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 94% है, तो अभी 80% से काफी दूर है, बैन में है, बना रहेगा। लेकिन दो स्टॉक ऐसे हैं जिनकी फ्रेश एंट्री होगी। पहला है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स में तेज उछाल देखने को मिला है। फिलहाल 103% हो गई है बढ़कर पोजीशंस, तो पक्का हो गया, 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया है। और दूसरा नाम है कैनरा बैंक, यहाँ पर भी नजर रखिएगा 101% है, तो फ्रेश एंट्री होगी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और कैनरा बैंक की। बैन से कोई बाहर नहीं आ रहा है, सन टीवी बैन में है, बैन में बना रहेगा। ओके तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। सन टीवी बैन में है, बना रहेगा। कैनरा और इंडियाबुल्स हाउसिंग ये बैन में शायद आने की संभावना आपको दिखा सकते हैं, तो नजर रखेंगे वहां पर। मयूर यूनिकोटर्स जबरदस्त यहां पर नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और बड़ा उछाल आपने आते हुए देखा है। एक्चुअली मुनाफा 9 लाख, माफ कीजिएगा, घाटे से मुनाफे में नहीं आई कंपनी, ऑलरेडी मुनाफे में थी, बट 9 लाख के मुनाफे के सामने आपने 14 करोड़ का मुनाफा आते हुए देखा है, तो जबरदस्त उछाल वहां पर। और आय भी देखिए लगभग 40 करोड़ से बढ़कर 118 करोड़ की आय आपको आती हुई दिखी है, तो 4 गुना आपने आय में बढ़त, 3 गुना आपने आय में बढ़त देखी है। और उसके साथ ही कामकाजी तौर पर भी जबरदस्त यहां पर एक्शन बना है। तो मयूर यूनिकोटर्स, सिद्धार्थ जी कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, आज भी बात कर रहे थे, उन्होंने सेट की एसआईपी में इसकी रिकमेंडेशन दी थी। जबरदस्त नतीजे इस काउंटर के आते हुए दिख रहे हैं इस समय। एक राय भी ले लेते हैं इसके चार्ट्स पर। कुणाल जी जरा राय दें, मयूर यूनिकोटर्स दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं इसके। देखिए चार्ट भी बहुत दमदार है दीपांशु। केवल एक समस्या ये है कि 550 पर एक पुराना मेजर रेजिस्टेंस है और ये स्टॉक अब उन लेवल्स के बहुत करीब आ चुका है और काफ़ी बड़ा रनअप भी हमने स्टॉक में देख लिया है। तो मेरी राय में देखिए नई खरीद इन स्तरों पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। 550 स्टॉक ने पार कर लिया तो फिर इसमें आपको नए हाइस बनते हुए दिखेंगे। मेरी राय में होल्ड करने की अभी फिलहाल राय होनी चाहिए। 550 के ऊपर इसमें नई खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 550 के ऊपर नई खरीदारी की राय है। और अनिल जी, एसआईपी स्टॉक भी था हमारा सर, एग्जैक्टली 2 महीने पहले इसकी बात करी थी। 6 अगस्त को 450 के लेवल्स के आसपास रेकमेंड किया था, तब आपने 600 और 700 के बड़े टारगेट्स दिए थे। नतीजे भी दमदार आते हुए दिख रहे हैं और वहां से देखें तो गेन्स भी अच्छी दिखा चुका है स्टॉक। मयूर यूनिकोटर्स पर कोई अपडेट सर? बिल्कुल दीप, अच्छी कंपनी है, अच्छे दमदार रिजल्ट्स है और इसे होल्ड करना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है। एसआईपी स्टॉक्स तो बिल्कुल आपको उस समय खरीदने होते हैं जब मामला ठंडा हो, और जब नतीजे और इस तरह का मामला हो तो आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और रिजल्ट्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं आपके लिए, तो कोई चिंता की बात है नहीं। चिंता की बात जहां वो मैं आपको बता दूं, और वो है वोडाफोन आइडिया। 20% लुढ़कता हुआ वोडाफोन आइडिया का स्टॉक यहां पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। और वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अब धीरे धीरे आई थिंक लोअर सर्किट पर है, 20% के लोअर सर्किट पर 6 रुपए पर आता हुआ दिख रहा है वोडाफोन आइडिया। कुछ और स्टॉक्स जो वोडाफोन आइडिया की वजह से कमजोर हो सकते हैं उन पर आप नजर रखिए। ग्रासिम, जिसका हम जिक्र करते थे, देखिए ग्रासिम भी 2-2.5% कमजोर है। 11% स्टेक ग्रासिम के पास है वोडाफोन आइडिया की। इस स्टेक का और इस स्टेक की वैल्यू का क्या होगा, साथ ही ग्रुप कंपनी के डिफॉल्ट होने का क्या कुछ इंपैक्ट आ सकता है, वो समझना बाकी है। तो ग्रासिम के लिए भी मुश्किल है। ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं कि कमजोर होता हुआ दिख रहा है वोडाफोन आइडिया के साथ साथ। एक और स्टॉक जो बड़ा कमजोर होता दिख रहा है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, जहां पर वोडाफोन आइडिया में इनका बड़ा एक्सपोजर है। और हाल ही में जो रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स में कुछ उन्होंने इसकी प्रोविजनिंग वापस ले भी ली थी। जो प्रोविजनिंग करके रखी थी, 3200 करोड़ का एक्सपोजर है, उसमें से उन्होंने 1600 करोड़ की पहले प्रोविजन की थी और 1600 करोड़ में से वो प्रोविजनिंग वापस भी ले ली 800 करोड़ की, ये समझ के कि शायद अब कंपनी डिफॉल्ट नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि उस समय बातचीत जो चल रही थी, जिस तरह का माहौल बना था, ऐसा लग रहा था कि कंपनी बच जाएगी, एजिया का भुगतान भी करी थी। लेकिन अब ये मुश्किल IDFC फर्स्ट बैंक के लिए भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें भी इतना राइट ऑफ लेना पड़ेगा। ये मुश्किल हो सकता है।
एक तो पहले से ही 1600 करोड़ में से 800 करोड़ उन्होंने फिर से राइट बैक कर लिए, तो वो तो नुकसान वापस से उन्हें झेलना पड़ सकता है। प्लस टोटल 3200 करोड़ का एक्सपोजर है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बार जरा लेकर आइए, इंडस टावर नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये आपके सामने लाना चाहिए। और इंडस टावर भी इसीलिए कि जाहिर सी बात है कि अगर एक टेलीकॉम ऑपरेटर मुश्किल में पड़ता है तो फिर जो आपके लिए टावर रेंट पर देने वाली कंपनी इंडस टावर है, उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल सा मामला है। लेकिन इंडस टावर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ग्रासिम, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो इन खबरों के दम पर आपके लिए एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं नेगेटिव साइड पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या कुछ बड़े ब्रेकडाउन के संकेत दे रहा है? जय जरा इसके चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जी अनिल जी, बिल्कुल ये स्टॉक में क्लियरली एक ब्रेकडाउन 200 डेमा के नीचे देखने मिल रहा है। इनफैक्ट अनिल जी, अगर ये इसी तरह से इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आई फियर कि ये स्टॉक 44-45 के लेवल्स भी दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। इनफैक्ट अनिल जी, जो आपने एक बात कही वो बिल्कुल सही है कि इसका अच्छा खासा एक्सपोजर है ये बैंक में। इनफैक्ट जो हिसाब से इनके प्रॉफिटेबिलिटी है वो अगर इनको पूरा ही राइट ऑफ करना लगा तो 5 से 7 साल निकल जाएंगे पूरा ही कवर करने में अनिल जी। सो फंडामेंटली तो बेकार ही है, बट टेक्निकली भी एक ब्रेकडाउन 200 डेमा के नीचे देखने मिल रहा है, विच कैन ड्रैग दिस स्टॉक अंटिल 44-45 लेवल्स। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय। वोडाफोन, आईडीएफसी फर्स्ट और साथ ही इंडस टावर्स और बाकी बैंक्स भी हैं। येस बैंक भी आता है इस लिस्ट में, जहां पर आपको थोड़े कंसर्न्स बन सकते हैं। पर क्लोजिंग की तरफ जबरदस्त एक्शन बाजार में। आज नए रिकॉर्ड्स, एक बार फिर से नई रिकॉर्ड क्लोजिंग एक बार फिर से प्रोविजनल बेसिस पर देखें तो 16,250 पे ऊपर आपको निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई 16,250 एग्जैक्टली वहां पर आपको आती हुई दिख रही है। प्रोविजनल क्लोजिंग 36,000 से जस्ट नीचे निफ्टी बैंक की, पर जैसा अनिल जी कह रहे थे कि जो फाइनल फिगर है वो आपको 36,000 का ही आते हुए दिख सकता है। जबरदस्त एक्शन रहा। हालांकि ब्रेथ अगर आप देखें तो डिक्लाइंस ज्यादा थे, पर बढ़िया सपोर्ट फाइनेंशियल्स ने आज बाजार को दिया है। एचडीएफसी 4.5% ऊपर 2 दिनों में दमदार एक्शन दिखाता हुआ। कोटक बैंक, जय का फेवरेट, 4% ऊपर ये काउंटर। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एसबीआई नतीजों के बाद यहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। इन सभी स्टॉक्स ने दिया है दमदार सहारा आज बाजार में। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज में हल्की खरीदारी होती हुई दिखी है, उससे थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिखा। और टाटा स्टील सुबह से ही एक्टिव है, यहां पर भी अच्छा एक्शन। पर ग्रासिम कंसर्न बनते हुए दिख रहा है वोडाफोन के बारे में, जिसकी हमने अभी बात करी। अनिल जी से बिकवाली की भी राय आई है। कल नतीजों से पहले टाइटन में बिकवाली, टाटा मोटर्स पर दबाव, अदानी पोर्ट्स, हालांकि नतीजे अच्छे थे, कल मार्केट आवर्स में आ गए। ब्रोकरेज व्यू भी पॉजिटिव था, आज थोड़ी सुस्ती दिखाता हुआ ये काउंटर। वायदा कारोबार में देखें तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा। फाइनेंशियल से ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएनएम फाइनेंस, यहां पर अच्छी खरीदारी हुई। आईसीआईसीआई प्रू सुबह से काफी एक्टिव रहा ये काउंटर। पीरामल एंटरप्राइजेस पिछले कुछ दिनों से मूवमेंट दिखा रहा है। निपॉन लाइफ, जहां पर सचिन जी की बाय कॉल आती हुई दिखी है। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक, ये भी सुबह से काफी एक्टिव है। और एलआईसी हाउसिंग, यहां पर भी आपने खरीदारी देखी। पर दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया 20% का निचला सर्किट, अगर आप पिछले 2 दिनों में देखें तो 30% से ज्यादा की गिरावट ये काउंटर आपको दिखा चुका है। इंडस टावर्स वोडाफोन के साथ यहां पर भी असर 7% नीचे। इंडिया बुल्स कल बैन में आ सकता है 6% नीचे। पीआई इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज बड़ी ब्लॉक डील के बाद यहां पर सुस्ती। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अशोक लेलैंड, डाबर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आरबीएल बैंक, गोदरेज कंज्यूमर नतीजों के बाद एबी फैशन, एल्कम और आरती इंडस्ट्रीज कुछ और काउंटर जहां पर वीकनेस आती हुई दिखी। बट ओवरऑल लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में अगर आप देखें तो लार्ज कैप्स की आज आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, स्पेशली इंडेक्स लेवल पर। और बैंक्स और फाइनेंशियल से तो बढ़िया एक्शन बना ही है। अनिल जी, एक जबरदस्त एक्शन पैक्ड डे रहा है जहां तक बाजार का सवाल है। नए रिकॉर्ड्स फिर से और नई रिकॉर्ड क्लोजिंग भी, और जैसा आप कह रहे थे सर 36,000 के ऊपर ही निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आती हुई। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही शानदार क्लोजिंग आती हुई दिख रही। तो इसलिए हम कह रहे थे क्लोजिंग में डरिए मत, 36,000 के ऊपर की आएगी। आखिरी कुछ मिनटों में भले नीचे आया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बढ़िया क्लोजिंग 820 अंक। पिछली बार कब देगा 820? अरे 82 अंक नहीं बढ़ता था बैंक निफ्टी, आज तो 820 बढ़ा है। बहुत ही शानदार 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर बनी। आइए बढ़ते हैं आगे और बता दें शाम का क्या है आयोजन खास। कोरोना महामारी के इस दौर में देश में साइबर हमले 2000% बढ़े। कितने? 2000%। इतने। कोई भी ऐसा राज्य, ऐसा शहर देश में नहीं है जहां पर साइबर अटैक ना हुए। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, 50% मुंबई से। इससे आप समझ सकते हैं कि हाल क्या है।
और ऐसा इसलिए हो रहा है कि हैकर्स ने इस मुसीबत की घड़ी में सहारा बने हुए इंटरनेट और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को अपना हथियार बना लिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी इसे एक महामारी कह रहे हैं कि ये जो साइबर अटैक हो रहे हैं ये महामारी है। ऐसे में सवाल है कि इन खतरों से कैसे बचा जाए। आज अपने खास मेहमान से हम इसी साइबर सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अमित दुबे साहब होंगे हमारे साथ, जाने माने साइबर एक्सपर्ट, और कर्मेश गुप्ता साहब होंगे साइबर सिक्योरिटी कंपनी वाई जंगल के को फाउंडर एंड सीईओ। तो साइबर हमलों से खुद को बचाने के लिए देखिए हमारी खास शो, खास पेशकश, आपकी खबर आपका फायदा, साइबर महामारी, आज शाम 5 बजे 6:30 बजे का शो, 6:30 बजे हमारा मनी गुरु का शो। इसमें एनपीएस में ऑनलाइन निवेश, एनपीएस में आपको पेंशन के साथ साथ मिलता है मुनाफा कमाने का दोहरा फायदा। एनपीएस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बेहद ही आसान तरीका है, और साथ ही इसमें आप क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कैसे आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं एनपीएस का, और ऑनलाइन विड्रॉल का क्या तरीका है, कितनी रकम निकाल सकते हैं और किस वजह से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो एनपीएस की पूरी डिटेल समझिए एनपीएस में ऑनलाइन निवेश, आज शाम का शो। और आज शाम के शो में मैं जाए उससे पहले इंडिया 360 डिग्री की भी मैं एक बार बात करूं। ओलंपिक में आज हमारा दिन है। रेसलर रवि दहिया ने मेडल तो पक्का कर ही दिया है, अब सोने के लिए वो लड़ेंगे, फाइनल में पहुंच चुके हैं। नीरज चोपड़ा भी सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेवलिन थ्रो के फाइनल में वो पहुंच चुके हैं। बॉक्सर लवलीना ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। कुश्ती में हमारी दावेदारी मजबूत हुई है। विमेंस टीम हॉकी का सेमीफाइनल खेल रही है, और आपको बता दूं इस वक्त वो हमारी टीम 1 गोल से आगे है। विमेंस हॉकी टीम 1 गोल से आगे इस वक्त चल रही है। पूरी संभावना है कि हम सेमीफाइनल मुकाबला जीतते हुए नजर आए। आज रात 8 बजे हम आपको देंगे ओलंपिक खेलों का पूरा अपडेट और बताएंगे कि और कौन सी कैटेगरीज हैं और कौन से स्पोर्ट्स हैं जहां पर ओलंपिक में हमारी दावेदारी अब भी और मजबूत है। टाइटल है ओलंपिक में जय हो। दूसरी कवर स्टोरी है कोरोना को लेकर। कोरोना संक्रमण की करीब 16 लाख लोगों पर रिसर्च की गई, और ये रिसर्च में साबित हुआ है कि कोविशील्ड ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रोकने में कारगर है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी कि वैक्सीन के लगने के बाद होने वाला संक्रमण, यानी एक बार आपको वैक्सीन लग गई और उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो वो रोक लेगा। क्या है पूरी रिसर्च, कैसे कोविशील्ड इसे रोकने में करती है मदद, ये है आज की दूसरी कवर स्टोरी। कोविशील्ड से कोरोना बेदम, देखना मिस मत कीजिएगा। और देखना मिस मत कीजिएगा इस शो के बाद पूरा का पूरा दिन का और शाम का एक्शन भी, और साथ ही साथ सेमीफाइनल मुकाबला जो इस वक्त चल रहा है। हिंदुस्तान की महिला टीम हमारे लिए सेमीफाइनल खेल रही है। पहला गोल ऑलरेडी कर चुकी है हमारी टीम, और 1-0 से हमारी टीम आगे है। तो पूरी संभावना है कि हम फाइनल में पहुंचे। पूरे देश की शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं, दुआएं हमारी टीम के साथ है। आइए विदा लेने का वक्त है। आज का सेशन समाप्त। क्या हफ्ता रहा है, बेहतरीन, शानदार। अब है कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी। आजकल तो हफ्ते की एक्सपायरी में इतनी पोजीशन बनने लगी, ऐसे एक जमाने में कभी मंथली एक्सपायरी में भी इतनी नहीं होती थी। हर एक स्ट्राइक प्राइस पर 50, 60, 70, 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। तो खेलो इंडिया खेलो, सब लोग लगे हैं ऑप्शंस में, जमकर ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो कल ऐसे ही बड़े एक्शन का दिन फिर से होगा। आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, सेठी साहब, जय ठक्कर, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी और थैंक यू किरण जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।